मेरी बचपन की स्वीट हार्ट फियांसे ने हमारे यूनिवर्सिटी कपल स्पॉट को अपने हैंगर ऑन को दे दिया। उसने एडमिशन रिजल्ट्स भी अपने टाइमलाइन पर पोस्ट किए, साथ में उसकी उसे किस करते हुए फोटो भी थी। जब प्यार अब प्योर नहीं रहा तो मैं छोड़ना ही बेहतर समझता हूँ। लुरुयान का उसके प्रति एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। वह उसका ज्यादा ख्याल रखने लगी। उसकी नजरें उस पर और भी जेंटल हो गईं। अब तो उसने किंग बे यूनिवर्सिटी का कपल्स स्पॉट भी उसे दे दिया। मुझे नहीं पता ये ग्रेटिट्यूड था या अफेक्शन, लेकिन मैंने देखा है कि वह कभी मुझसे पूरी तरह प्यार करती थी। इसलिए ये भटका हुआ प्यार अब मुझे नहीं चाहिए। इस बचपन की एंगेजमेंट को खत्म करना ही बेहतर है। वैसे भी मैंने अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। सेमेस्टर शुरू होते ही मैं जा सकता हूँ। उसी वक्त लिu रुअन ने विला का दरवाजा खोला और अंदर आई। वही चमकता हुआ चेहरा जिसने कभी मेरा दिल तेजी से धड़काया था, लेकिन अब इस चेहरे को देखकर मेरा दिल बिल्कुल शांत है, जैसे ठहरा हुआ पानी। लिu रुअन मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। उसने मुझे एक शानदार सूट बैग दिया। ली चेन, जल्दी बदल लो, बाद में टीचर अप्रिशिएशन पार्टी में जाना है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए चुना है। मैंने बैग ले लिया। पार्टी पहले से बुक्ड थी और वैसे भी अब्रॉड जाने के बाद टीचर्स और दोस्तों से मिलना मुश्किल होगा। इसे आखिरी फेयरवेल ही मान लेते हैं। मैं ऊपर जाकर सूट बदलने लगा। जब नीचे आया तो लिन रैन पहले से लिu रुअन की कार में बैठा था। हाय ली चेन, लिन रैन ने ऑकवर्डली ग्रीट किया। उसकी उंगलियां बेचैनी से शर्ट का कोना मरोड़ रही थीं। उसने जो सूट पहना था वह भी मेरी ही कलेक्शन का था, बस रंग अलग था। लिu रुयान मेरे पास आई। उसने हाथ उठाया जैसे मेरे सिर पर हाथ फेरने वाली हो। उसका टोन सॉफ्ट था। जब मैं तुम्हारे लिए सूट खरीद रही थी तो सोचा लिन रैन के पास शायद कुछ पहनने को नहीं होगा, इसलिए उसके लिए भी ले लिया। ली चेन, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? मैंने सिर थोड़ा पीछे कर लिया, उसके टच से बचते हुए, और खुद पर हंस पड़ा। एक समय था जब लिu रुयान के दिल में सिर्फ मैं था। उसे कभी ये फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लड़कों के पास कपड़े हैं या नहीं। हम होटल पहुंचे। लिन रैन हमेशा की तरह डरपोक और इनसिक्योर था। लिu रुयान पूरी शाम उसके आसपास घूमती रही, उसे खाना देती, पानी डालती। जब वह कुछ स्वादिष्ट खाता और उसकी आंखें चमक उठतीं तो वह भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। वह मुस्कान मेरे दिल में चुभ गई। कुछ क्लासमेट्स टोस्ट देने आए। मैं ज्यादा नहीं पीता, लेकिन मूड खराब नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैंने ग्लास उठाया किसी ने छीन लिया। वो नहीं पी सकता, मैं उसके लिए पीती हूँ। उसने एक ही बार में पी लिया और सबने टीजिंग शुरू कर दी। क्लास प्रेसिडेंट हंसते हुए बोला, कैंपस बेल, आज जितने लोगों ने हमारे हार्ट थ्रॉब नाना को ड्रिंक ऑफर किया, तुम हर बार उसकी जगह पी रही हो। इस तरह तो तुम खुद ही ड्रंक हो जाओगी। लिu रुयान मुस्कुराई और मुझे अपने पीछे कर लिया। तो क्या हुआ अगर मैं ड्रंक हो जाऊं? जब तक मेरा बॉयफ्रेंड अल्कोहल को छू भी नहीं रहा, सब ठीक है। सब फिर से शोर मचाने लगे। टीचर्स के जाने के बाद स्टूडेंट्स और भी खुलकर खेलने लगे। किसी ने ट्रूथ और डेयर खेलने का सजेशन दिया। पहले कुछ राउंड्स में लिu रुयन हार गई। पहला फॉरफिट था पिन्ड मैसेजेस दिखाना। ली चेन नाम तुरंत सबकी नजर में आ गया। उसके साथ रेड स्टार भी था। दूसरा फॉरफिट था फोटो एल्बम दिखाना, जो पूरी तरह मेरी फोटोज से भरा था। तीसरा फॉरफिट था नोट्स दिखाना, जिसमें मेरी पसंद लिखी थी। एक लड़की जेलस होकर बोली, तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, और ली चेन इतना हैंडसम है, अगर कोई उसे छीन ले गया तो? लिu रुयान कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई। कौन हिम्मत करेगा मेरे आदमी को छीनने की? वैसे भी मैंने एल चेन के लिए रजिस्टर कर दिया है। यूनिवर्सिटी किंग बे के पास ही है, मेरी नजर के नीचे, है ना? मेरे होंठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। मेरी एप्लीकेशन तो पहले ही लिन रैन ने बदल कर दूर के वोकेशनल स्कूल में कर दी थी। मैंने कोने में बैठे लिन रैन को देखा। उसका चेहरा पीला था। अगले राउंड में लिन रैन हार गया। उसका फॉरफिट था अपने बाईं तरफ बैठी लड़की को किस करना। उसके बगल में एक गुस्सैल लड़की बैठी थी। लिन रैन का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह फॉरफिट बदल सकता है, लेकिन सबने मना कर दिया। लिन रैन ने आंखें बंद की और कांपते हुए आगे झुका। जैसे ही वह किस करने वाला था, लिu रुयान अचानक खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को हटाया और खुद लिन रैन को लिप्स पर किस कर लिया। कमरे में धीमी सी गास्प गूंजी। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल कसकर दबा दिया गया हो। इतना दर्द की सांस लेना मुश्किल हो गया। किस खत्म हुआ। लिन रैन का चेहरा पूरी तरह लाल था। लिu रुअन ने समझाया, मुझे अभी याद आया, ये सीट पहले मेरी थी। लिन रैन के बाईं तरफ बैठने वाली मैं ही होनी चाहिए थी। फॉरफिट खत्म। माहौल अचानक अजीब खामोशी में डूब गया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं उस नजर को सहना नहीं चाहता था, इसलिए उठकर बाहर चला गया। जैसे ही होटल से बाहर निकला, रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। तब महसूस हुआ कि मेरा चेहरा ठंडा था। ली चेन, लुआन मेरे पीछे आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। सॉरी, क्या तुम नाराज हो? उसका कॉशियस चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं किस बात पर नाराज हूँ? अभी थोड़ी देर पहले वह घबरा कर समझा रही थी। लिन रैन उस लड़की को किस नहीं करना चाहता था। मैं बस उसकी मदद कर रही थी। वो बस एक किस था, उसका कोई मतलब नहीं। प्लीज नाराज मत हो, ठीक है? मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया।
फिर धीरे धीरे कहा, अब से तुम उसे जितना चाहो किस कर सकती हो, जितनी देर चाहो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। लियू रुयान चौंक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसका क्या मतलब है? मैं उसे शांत नजर से देख रहा था। मैं अभी ब्रेकअप की बात कहने ही वाला था कि लिन रान हमारे पास आ गया। ली चेन, सॉरी, ये सब मेरी गलती है। वह बार बार झुककर माफी मांग रहा था। उसका पतला शरीर रात की हवा में कांप रहा था। प्लीज नाराज मत हो, अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। लियू यान जल्दी से उसे संभालने लगी। ये क्या कर रहे हो? मैंने ली चेन को सब समझा दिया है, वो नाराज नहीं होगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं नाराज नहीं हूँ। तब जाकर लिन रान ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से कहा, तो मैं चलता हूँ। लेकिन लियू रु यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, इतनी रात में अकेले जाना सेफ नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लिन रान की आंखें चमक उठीं। फिर उसने झिझकने का नाटक किया और मेरी तरफ देखा। उसकी चिंता मत करो, लुआन ने कैजुअली कहा। उसके घर की कार उसे लेने आ जाएगी। इतना कहकर वह लिन रान को कार में ले गई। जाने से पहले उसने विंडो नीचे की और कहा, ली चेन, सेफ रहना, घर पहुंचकर कॉल करना। मैं वहीं खड़ा रहा, कार की टेल लाइट्स को रात में गायब होते देखता हुआ। उसे ये भी याद नहीं रहा कि मेरा ड्राइवर कुछ दिनों से छुट्टी पर है। मैंने उसे कुछ दिन पहले ही बताया था। पहले मेरी हर छोटी बात उसे याद रहती थी। मुझे सिलेंट्रो का कौन सा हिस्सा पसंद नहीं, पेट दर्द में कौन सी मेडिसिन लेता हूँ, मुझे कौन से कलर की टाई पसंद है। अब उसे ये भी याद नहीं रहा। तेज बारिश शुरू हो गई। मैं होटल के बाहर काफी देर खड़ा रहा, लेकिन टैक्सी नहीं मिली। आखिर में मुझे बारिश में ही पैदल घर जाना पड़ा। रास्ता अंधेरा और फिसलन भरा था। आधे रास्ते में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मुझे टक्कर मार दी। मेरा घुटना जमीन पर जोर से लगा। खून बारिश के पानी में मिलकर बहने लगा। जिसने मुझे मारा वह बिना पीछे देखे भाग गया। मैं बस लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। 3 घंटे बाद आखिरकार घर पहुंचा। दांत भींचकर मैंने खुद ही घाव साफ किया और बैंडेज लगाया। तभी फोन स्क्रीन जली। लियू रु यान का मैसेज था, घर पहुंच गए। मैंने रिप्लाई नहीं किया, फोन बंद कर दिया। नहाने के बाद गहरी नींद में सो गया। अगले दिन डोरबेल लगातार बजती रही। मैं थके हुए शरीर से दरवाजा खोलने गया। बाहर लियू रु यान खड़ी थी, चिंतित दिख रही थी। तुम आ गए? कल मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं मुड़कर अंदर चला गया। चोट लग गई थी, जल्दी सो गया, देखा नहीं। उसकी नजर मेरे पैर के घाव पर पड़ी और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ये कैसे हुआ? ड्राइवर छुट्टी पर है, घर आते वक्त स्कूटर ने टक्कर मार दी। लियू रु यान कुछ पल के लिए जम गई। अब उसे याद आया कि मेरा ड्राइवर छुट्टी पर था। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। ली चेन, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने उसकी तरफ देखा। अगर मैं कॉल करता तो क्या तुम मुझे लेने आती? ऑफ कोर्स। अगर उसी समय लिनरान के साथ कुछ होता तब भी क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस होता? लुआन एक पल के लिए रुकी, फिर भी सिर हिलाया। ऑफ कोर्स। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। पहले जब वह ऑफ कोर्स कहती थी उसमें जरा भी हेजिटेशन नहीं होता था। तब उसकी नजरों में सिर्फ मैं था। अगर मैं हल्का सा भी उदास होता वह तुरंत समझ जाती। लेकिन अब बस एक पल की हेजिटेशन ही सब कुछ कहने के लिए काफी था। लियू रुआन समझ नहीं पा रही थी कि मैं नाराज हूं या नहीं। पहले अगर मैं नाराज होता तो मैं कुछ दिनों तक उसे इग्नोर करता, मैं नखरे करता, उसे मुझे मनाने के लिए कहता। लेकिन अब हालांकि मैं उससे बात कर रहा था, ये उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। ली चेन, चलो ओशन पार्क चलते हैं, लियू रुआन ने अचानक सजेस्ट किया। उसके टोन में हल्की सी फ्लैटरी थी, जैसे वह किसी चीज की भरपाई करना चाहती हो। मैंने सिर हिला दिया, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही टिकट्स खरीद लिए हैं। बिना कुछ और कहे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां धीरे से मेरी कलाई को सहला रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले मुझे मनाती थी। चलो ना, चलते हैं। क्या तुम सच में किलर वेल शो नहीं देखना चाहते थे? मैं आधा मनाकर आधा खींचकर उसके साथ कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला मैंने देखा कि लिनरान भी बैक सीट पर बैठा था। नैन लेचन लीन ने मुझे ऑकवर्डली ग्रीट किया। उसकी उंगलियां घबराहट में अपनी शर्ट के कोने को मरोड़ रही थीं, जैसे उसे डर हो कि मैं नाराज हो जाऊंगा। लुरुयान इंस्टिंक्टिवली लिन के सामने खड़ी हो गई, समझाते हुए। मैंने उसका पोस्ट देखा था कि वह भी बाहर जाना चाहता है, इसलिए मैंने उसे साथ आने के लिए इनवाइट किया। उसका प्रोटेक्टिव जेस्चर देखकर मुझे अचानक सब कुछ अजीब और हास्यास्पद लगा। अंत में मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पैसेंजर सीट में बैठ गया। उस पूरे दिन लू रुयन ने यह बहाना बनाया कि लीन रैन पहले कभी इन राइड्स पर नहीं गया और उसे हर चीज एक्सपीरियंस करवाती रही। वह उसके साथ कैरोसेल पर बैठी, उसके लिए सीट बेल्ट बांधी और जब वह डर गया तो उसका हाथ भी पकड़ा। हमारे आसपास के टूरिस्ट्स सब एडमिरेशन से देख रहे थे। आजकल के यंग कपल्स कितने अफेक्शनेट होते हैं। मैं जैसे एक इनविजिबल पर्सन था, चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। जो लड़की कभी पूरी तरह मेरी थी, अब मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। आखिरकार हम किलर वेल शो देखने गए। मैच ने रैंडमली ऑडियंस मेंबर्स को इंटरैक्शन के लिए चुना। ओरिजिनली लियू रुयन और मुझे चुना गया था, लेकिन लिन रान लगातार लियू रुयन को उम्मीद भरी नजर से देख रहा था, तो उसने सिर झुकाकर मुझे मनाया। ली चेन, ये लिन रैंस का यहाँ पहला टाइम है, उसे एक्सपीरियंस करने दो। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा।
इसे एक साइलेंट अग्रीमेंट मानते हुए लूरू यान और लिन रान स्टेज पर चले गए। वहां एक इंटरैक्टिव सेगमेंट था जहां जैसे ही वेल पानी से बाहर छलांग लगाता, उन दोनों को हाईएस्ट पॉइंट पर किस करना होता ताकि एक सुवेनिर फोटो ली जा सके। जैसे ही एम ने बोलना खत्म किया, लिन शर्म से लाल हो गया। क्राउड एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगा। लूरियन ने उसकी तरफ देखा और बिना एक पल गंवाए उसने उसके गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे किस कर लिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। मैं ऑडियंस में बैठा था। मेरा दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ से दबाया जा रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि मैं घुटने लगा। अगर पहली बार उसने लिन रान को किस किया था उसकी मदद करने के लिए, तो यह क्या था? शो खत्म होने के बाद लूरू यान कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मुझे पता है तुम बस सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लूरू यान स्टंड रह गई। उसके दिल में पैनिक उठने लगा। शाम को हम फायरवर्क्स फिनाले देखने के लिए सेंट्रल स्टेयरकेस पर इंतजार करने गए। लुआन ने ओरिजिनली फायरवर्क्स का इस्तेमाल करके मुझे मनाने का सोचा था, लेकिन अचानक फायरवर्क्स मैल फंक्शन हो गए और एक्सप्लोड हो गए। क्राउड तुरंत कैओस में बदल गया। मुझे धक्का लगा और मैं लड़खड़ा गया। लुआन ने इंस्टिंक्टिवली मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पीछे से लिन की स्क्रीम आई। उसने अपना सिर घुमाया और आखिरकार मुड़कर लिन रैन की तरफ दौड़ गई। मैं उसकी पीठ को देखता रहा जब मैं सीढ़ियों से गिर गया और भीड़ द्वारा कई बार कुचला गया। जब लीरॉय वापस आई, लिन रैन को शील्ड करते हुए, मैं इंजरीज से भरा हुआ था। उसने इंसिस्ट किया कि वह मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कंकशन हो सकता है और ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। लियू यान लगातार मेरे पास रही, लेकिन लिन रैन ने कॉल किया और कहा कि उसकी पावर और वाटर कट हो गए हैं। मैंने उसे जाने को कहा। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी चली गई। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। मैंने लिन रैन के 17 सोशल मीडिया पोस्ट स्क्रॉल किए। वे सब उसके और लू रुअन के साथ थे। डिस्चार्ज के दिन मैं फिजिकल थेरेपी के लिए गया और मैंने फ्रंट डेस्क पर लुअन को लिन रैन के साथ देखा। लू रुअन ने समझाया कि वह लिन को बॉडी अलाइनमेंट सेशन ट्राई करवाने लाई है। मैंने सिर हिलाया और ट्रेनिंग रूम में चला गया। लिन रैन मेरे प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन से जेलस था। मैंने ट्रेनर से कहा कि वह उनके साथ रूम स्विच कर दे। थेरेपी खत्म करने के बाद मैं सीधे घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, दरवाजा लू रू यान ने धक्का देकर खोल दिया। लू रू यान ने ठंडे अंदाज में मेरी कलाई पकड़ ली। तुमने लिन रैन को चोट क्यों पहुंचाई? मैं चौंक गया। ट्रेनर एक प्रोफेशनल है, वह जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। लुआन ने व्यंग्य से हंसी। जिम तुम्हारे फैमिली का है, तुम्हारे एक शब्द से कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मेरा दिल कस गया। उसकी नजरों में क्या मैं ऐसा इंसान था? लियू यान मुझे घसीटते हुए लिनरान्स के हॉस्पिटल रूम तक ले गई। लिनरान बैंडेजेस में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था। लिरू यान ने मुझे अपोलोजाइज करने का आदेश दिया। मैंने अपनी कसकर पकड़ी हुई कलाई को देखा और मेरी नाक की पुल में पहले जैसा झंझनाहट हुई। जब मेरा एंकल बॉल खेलते समय मुड़ गया था, लियुआन इतनी दुखी हो जाती थी कि रो पड़ती थी। उसने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। मेरी आंखें लाल थीं। लिनरान ने जल्दी से बीच बचाव करने की कोशिश की। अगर नैन ली चेन अपोलोजाइज नहीं करना चाहता तो ठीक है, हॉस्पिटल में कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। इससे लियू यान और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। लिन रैन को देखो और फिर खुद को देखो। तुम्हें कैसे दिल आया उसे बार बार बुली करने का? उसकी नजर अचानक मेरे गले में पड़े नेकलेस पर पड़ी। जब तक तुम अपोलोजाइज नहीं करोगे, तब तक ये नेकलेस उसे कॉम्पेंसेशन के रूप में दे दो। मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया। मेरी उंगलियां इंस्टिंक्टिवली नेकलेस को छूने लगीं। यह वही लव टोकन था जो लियू रुआन ने मुझे दिया था। यह सिंबल था कि वह मुझे जीवन भर के लिए अपने साथ बांध कर रखेगी। अब वह चाहती थी कि मैं इसे अपने ही हाथों से उतारकर लिन रैन को दे दूं कॉम्पेंसेशन के रूप में। लियू रुआन बहुत पहले ही इसे भूल चुकी थी। ये तो बस एक नेकलेस है, वह तुम्हें बाद में इससे बेहतर दे देगा। लिन रैन ने एक उदारता दिखाने वाला एक्ट किया। मैंने गहरी सांस ली, नेकलेस को झटके से उतारा और लिन रैन की तरफ फेंक दिया। लो, तुम इसे रख सकते हो। लू रू यान, मैं तुम्हें भी उसे वापस दे रहा हूँ। मैं मुड़ा और बिना एक बार पीछे देखे चला गया। अगले कुछ दिनों तक मैं अपना लगेज पैक करने पर फोकस करता रहा। लू रू यान, जो पहले मुझे एक दिन भी न देखे तो बेचैन हो जाती थी, पूरे 1 हफ्ते तक नहीं आई। मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह निश्चित रूप से लिनरॉन के साथ हॉस्पिटल में थी। 1 हफ्ते बाद ही लू रू यान मेरे दरवाजे पर आई। ली चेन, वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके टोन में थोड़ी हेल्पलेसनेस थी। लिन देख रहा है कि हमारा रिलेशनशिप हाल ही में टेंस रहा है और वह बहुत गिल्टी महसूस कर रहा है। वह हमें एक मील पर ट्रीट करना चाहता है ताकि सब ठीक हो जाए। मैंने ऊपर नहीं देखा और अपने कपड़े फोल्ड करता रहा। मैं नहीं जाऊंगा। गलती तो तुम्हारी है, उसने आह भरते हुए कहा। ये कैसे हो गया कि मुझे तुम्हें ऐसे मनाना पड़ रहा है? मेरे हाथ रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने क्या गलत किया? लुअन चुप हो गई। उसने तुरंत अपना टोन नरम कर लिया। ठीक है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब उदास मत रहो। लिन रान इन कुछ दिनों से खुद को दोष दे रहा है। आखिर में वह फिर भी मुझे खींचकर रेस्टोरेंट ले गई। लिन रान पहले से वहां इंतजार कर रहा था। उसने चुपचाप मेन्यू मेरी तरफ बढ़ाया। लियू रुआन ने उसे ले लिया। उसकी लंबी पतली उंगलियां मेन्यू पर हल्के से टैप कर रही थीं और उसने आसानी से पूरे टेबल के लिए डिशेस ऑर्डर कर दिए। स्पाइसी चिकन, बॉइल्ड फिश विद चिली सॉस,
मापो टोफू, ये सभी डिशेस थीं जो लिन रैन को पसंद थीं। मैं चुपचाप उसे देखता रहा जब वह ऑर्डर कर रही थी। अचानक मुझे याद आया कि वह पहले हमेशा मेरी प्रेफरेंस पहले पूछती थी। उसे वो सभी फूड्स याद थे जो मैं नहीं खा सकता था। अब वह पूरी तरह भूल चुकी थी कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है और मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकता। डिशेस सर्व हो गईं। मैंने अपने चॉपस्टिक्स को नहीं छुआ। नानी चैन, तुम खा नहीं रहे हो, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? लिन रान मुझे घूर रहा था। लियू रुयन ने भौहें सिकोड़ी। ली चैन, क्या हमने नहीं कहा था कि तुम अब नाराज नहीं रहोगे? मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए, लेकिन मुझे स्टमक प्रॉब्लम है। जब पूरा टेबल स्पाइसी फूड से भरा हुआ है तो मैं कैसे खाऊं? लू रुयान स्टन्ड रह गई। उसने टेबल को देखा जो चिली ऑयल से लाल था और फिर मेरी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन अचानक जटिल हो गए। मुझे माफ करना, मैं भूल गई। जैसे ही वह वेटर को बुलाने के लिए जा रही थी ताकि और डिशेस ऑर्डर कर सके, अचानक सीलिंग का शैंडलियर गिर गया। एक तेज क्रैश के साथ लिन रान और मैं दोनों हिट हो गए। लाई चेनलू रुआन तुरंत मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन लिन रान्स की चीख सुनाई दी। लू रुयान, बहुत दर्द हो रहा है। वह ठीक 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई, बस वही 1 सेकंड, और मैंने उसे मुड़ते हुए देखा कि वह लिन रैन को उठाने के लिए उसकी तरफ जा रही है। स्टाफ ने उसे हॉस्पिटल ले जाने में मदद की। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मुझे ग्लास शार्ड्स से ढका हुआ छोड़ दिया। मैं बस लाचार होकर देख सकता था जब वह लिन रान को पकड़कर चली गई। तेज दर्द के बीच मुझे अचानक याद आया वह दिन जब मैं 12 साल का था। लुरु यान और मैं हाइकिंग पर गए थे। मैं लापरवाही से एक ढलान से गिर गया। वह घबराकर नीचे दौड़ी और मुझे ढूंढने के लिए 3 घंटे तक पहाड़ छानती रही। जब उसने मुझे पाया, मुझे तेज बुखार था और मैं मुश्किल से होश में था। वह मुझे शांत करने के लिए बार बार फुसफुसाती रही, लाइचेन, डरना मत, मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब दृश्य वहीं था। फिर भी उसने किसी और को चुना। मेरी नजरें अंधेरी हो गईं। आखिरी तस्वीर जो मैंने देखी वह लुरु यान की निर्दयी पीठ थी। अस्पताल में मुझे धुंधली सी एक नर्स की आवाज सुनाई दी, मिस्टर नैन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि मैं अभी भी एक गरनी पर था, लेकिन किसी डॉक्टर ने मेरे घावों का इलाज नहीं किया था। नर्स के चेहरे पर परेशानी थी। आई एम ट्रूली सॉरी। मिस लू ने अचानक सभी डॉक्टरों को मिस्टर लैम की चोटों की जांच के लिए बुला लिया। शायद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर यहाँ भेज दें, या फिर दूसरा विकल्प है कि आपको किसी और अस्पताल में ट्रांसफर किया जाए। मेरा दिल दर्द से भर गया और मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। यह अस्पताल ल्यू फैमिली की प्रॉपर्टी है। पहले अगर मुझे बस हल्का सा कोल्ड और फीवर भी होता तो ल्यू और हुयन घबराकर अस्पताल के सभी सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुला लेते थे, लेकिन अब उसकी सारी चिंता किसी और के लिए है। मुझे पता था कि मेरी मौजूदा चोटों के साथ अस्पताल बदलना संभव नहीं था, इसलिए मैंने मुश्किल से उठकर अपने खून से सने हाथ से लियोन हुयन को कॉल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। 10वीं कॉल पर मुझे अचानक याद आया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के अंकल एक सर्जन हैं। हेलो लैम्बैंग। मेरी आवाज इतनी कमजोर थी कि मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। क्या आप अपने अंकल से कह सकते हैं कि वह लू फैमिली के अस्पताल में आकर मेरा ऑपरेशन करें? ये कहने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं फिर से जागा, ऑपरेशन खत्म हो चुका था। लुम्बांग मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और भौहें चढ़ाए मुझे देख रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम लुनु येन के फैमिली हॉस्पिटल में घायल हुए, फिर भी तुम्हें मुझे किसी को बुलाने के लिए कहना पड़ा कि वह तुम्हारा ऑपरेशन करे। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। लुनु येन कहाँ है? अगर लुनु येन को पता होता कि तुम इतने गंभीर रूप से घायल हो तो वह बहुत पहले पागल हो जाती। मैंने उसकी तरफ देखा और याद किया कि पिछली सर्दियों में मेरा टखना मुड़ गया था। लियोन हुयन ने उसी रात सभी अस्पतालों के ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट्स को बुला लिया था। वह मुझे उठाकर पूरे अस्पताल में दौड़ी थी और जब डॉक्टर ने आखिर कहा कि यह बस हल्की मोच है, तब भी उसने मुझे एडमिट कराने पर जोर दिया। लेकिन वह चिंता मेरी लुनु येन हमेशा के लिए मेरे 17वें साल की गर्मियों में छूट गई। उस समय में रह गई जब उसने लायन से मुलाकात नहीं की थी। लैंग का फोन अचानक बजा। उसने अपने आंसू पोंछे। लरान, आज मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। तुम थोड़ा आराम करो, हम बाद में तुमसे मिलने वापस आएंगे। मैंने सिर हिलाया। वह किसी दिन तुम्हें खाने पर ट्रीट देगा। लोम्बांग के जाने के बाद मैं नर्स स्टेशन से आती रुक रुक कर बातें सुन सकता था। मिस ल्यू उस मिस्टर लैम्ब का कितना अच्छा ख्याल रख रही है। वह तो उसे अपने हाथों से खिला भी रही है। हाँ, सही कहा, उसे बस हल्की चोट लगी थी, फिर भी वह इतना हंगामा कर रही है। वह पूरी रात उसके पास रही। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू चुपचाप बहने लगे। अस्पताल में अपने दिनों के दौरान मैंने अपनी पट्टियां खुद बदलीं, खाना अकेले खाया और खिड़की के बाहर उस साधारण पेड़ को अकेले खाली नजरों से देखता रहा। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला वही मेरा बर्थडे भी था।
हालांकि मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर थे, फिर भी उन्होंने किसी से एक थॉटफुल बर्थडे पार्टी अरेंज करवाई थी। मैं बेज सूट पहनकर दरवाजे पर खड़ा था जब मैंने दूर से ल्यून हुयेन को लोम हियन के साथ आते देखा। उसने लायन से कुछ कहा, उसे कोने में सोफे पर शांति से बैठने दिया और फिर मेरी तरफ चली आई। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, ऐसा कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं उससे बचने के लिए पीछे हट गया। लियू यान एक पल के लिए ठिठक गई। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी नाराज हो? उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम एक यंग मास्टर हो। जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए लोग होते हैं, लेकिन लायन अलग है। उसके पास सिर्फ मैं हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। लियू युयन ने राहत की सांस ली और अपने बैग से एक वेलवेट बॉक्स निकाला। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। ये वही मॉडल है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने उसे देखा भी नहीं और लापरवाही से एक तरफ रख दिया। ल्यून हुयान का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। आखिर तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अगर तुम नाराज हो तो सीधे कहो, मेरे साथ ऐसा मत करो, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके दर्द भरे चेहरे को देखकर मुझे अचानक हंसी आ गई। मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ और उसे पहले ही इतना बुरा लग रहा है। फिर अगर मैं उसे कह दूं कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं बोलने वाला था, थोड़ी दूर से जोरदार क्रैश की आवाज गूंजी। उसके बाद मेहमानों की चीखें सुनाई दी। मैं वहां गया और सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। सावधानी से सजाया गया 3 टियर्ड गिफ्ट टावर गिर चुका था। महंगे गिफ्ट्स हर जगह बिखरे हुए थे। शैंपेन टावर टूटकर अनगिनत चमकते कांच के टुकड़ों में बिखर गया था। वाइन ने कारपेट पर दाग बना दिए थे। कस्टम मेड केक पूरी तरह टूट चुका था। आइसिंग हर तरफ फैल गई थी। लमियान उस मलबे के बीच खड़ा था, घबराकर अपनी शर्ट का किनारा मसल रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने बस सुना था कि अगर सबसे ऊपर गिफ्ट रखा जाए तो होस्ट की गुड फॉर्चून का हिस्सा मिल सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने अपने बर्थडे पार्टी को देखा, जिसे मेरे पेरेंट्स ने मेहनत से तैयार किया था, एक पल में बर्बाद हो चुका था और मेरा सीना जोर से उठने लगा। मैं आगे बढ़ा। लायन, इससे पहले कि मैं बोलता, लियू युयन सीधे लोमियन के सामने खड़ी हो गई। लिटर, उस पर सख्त मत बनो। ये उसका इस तरह की पार्टी में पहला मौका है। उसे रूल्स नहीं पता। थोड़ा उदार बनो। पहला मौका? मैंने ठंडी हंसी हंसी। मेरी आवाज कांप रही थी। उसका पहली बार प्राइवेट ट्रेनिंग जाना, उसका पहली बार बर्थडे पार्टी में आना, उसका पहला किस। और कितनी पहली बार है। मैंने फर्श पर पड़े मलबे की ओर इशारा किया। ये बर्थडे पार्टी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए तैयार की थी और अब सब बर्बाद हो गया। तुम चाहती हो कि मैं और कितना उदार बनूं? लैम बैंग अब और सह नहीं पाया। उसने ताना मारा। कुछ लोगों को इनोसेंट ग्रीन टी बॉय बनना बंद कर देना चाहिए। तुम 18 साल के हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या छू सकते हो और क्या नहीं। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता तुम इतनी बड़ी गिफ्ट टावर से कैसे टकरा सकते हो? तुमने जरूर जानबूझकर किया है। लायन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने सिर झुका लिया। लांगलुयेन ने झटके से कहा। उसकी नजरें अचानक ठंडी हो गईं। माफी मांगो। किस आधार पर? अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं अपने पिता से कहकर तुम्हारी लैम फैमिली को ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। लैम फैमिली? मैंने सिर उठाया। अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह लायन के लिए इतना आगे चली जाएगी? ल्यूयन, मेरी आवाज कांप रही थी। तुम हिम्मत करके लैंग को छूकर दिखाओ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए हर शब्द साफ साफ कहा। आज मेरा बर्थडे है और मैंने लोमनियन को यहाँ बुलाया ही नहीं था। लैंग ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वह माफी नहीं मांगेगा। या तो लोमनायन माफी मांगे या फिर यहाँ से निकल जाए। ये देखकर कि मैं सच में गुस्से में हूँ, लियू युयन मुझे मनाने ही वाली थी कि लायन ने सिर झुकाया और भाग गया। लोमनियन! लियू युयन घबरा गई। मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे भागी। उसकी घबराहट में उसका घुटना पास की डेकोरेटिव शेल्फ से टकरा गया। क्रैश! पहले से ही बिखरा हुआ पार्टी रूम और ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया। मैं वहीं जड़ हो गया। उनकी पीठ को देखता रहा जब एक दूसरे के पीछे भाग रहा था। मेरा दिल इतना दर्द कर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक समय था जब मुझे बस हल्का सा भौहें सिकोड़नी होती थीं और लियू नुयेन घंटों तक परेशान रहती थी। अब मैंने सब कुछ इतना साफ कर दिया, फिर भी उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लैम बैंग गुस्से में पैर पटका। क्या लियू येन पागल हो गई है? एक आउटसाइडर के लिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? मैंने सिर हिलाया और झुककर फर्श पर पड़े टूटे हुए फोटो फ्रेम्स उठाने लगा। वह पिछले साल लियू नु येन ने मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था। उसके अंदर हमारे बचपन से लेकर बड़े होने तक की फोटोज थीं। अब कांच टूट चुका था और फोटोज आइसिंग से ढकी हुई थीं, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह जो बहुत पहले ही अपनी इंटीग्रिटी खो चुका था। अगले कुछ दिनों में मैंने पूरी तरह लियू और हुयेन से संपर्क तोड़ दिया। मेरा फोन स्क्रीन बार बार जल उठता था। मैसेजेस लगातार आते रहते थे। लीटर, अब नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। मैंने मूवी टिकट्स भी ली हैं। क्या हम साथ में देखने चलें? मैंने उन सबको अनदेखा किया जब तक कि लियू नु यान खुद मुझसे मिलने नहीं आ गई। ली ट्रान, वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। इतनी सी बात पर तुम और कितने समय तक नाटक करते रहोगे? तुम्हें मनाने से काम नहीं चलता, माफी मांगने से भी नहीं। मैंने अपने हाथ में पकड़ी किताब बंद की और ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे मनाने की जरूरत नहीं है।
और न ही तुम्हारी माफी की। अगर तुम्हें यह झंझट लगता है तो तुम जाकर लोमयन के साथ समय बिता सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लियोन हु येन एक पल के लिए घबरा गई। तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मुझे पता है कि मैं हाल ही में लोमी के थोड़ा ज्यादा करीब रही हूँ और मैंने उसे सिनुआ यूनिवर्सिटी की सीट भी दी, लेकिन वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास सहारा लेने के लिए कोई नहीं है। वह बहुत बेचारा है और मैं बस उसकी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहती हूँ। उसकी आवाज नरम हो गई। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो ये एहसान लगभग पूरा हो चुका है। मैं भविष्य में उससे और कोई संपर्क नहीं रखूंगी, ठीक है? मैंने उसकी तरफ देखा, बस व्यंग्य से हंसकर उससे पूछने ही वाला था कि क्या वह खुद भी इन बातों पर विश्वास करती है। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। यह लमियान था। हेलो? ल्यून हुयन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी रोती हुई आवाज आई, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ, फार्मर बनने के लिए। ल्यू हुयन का चेहरा अचानक बदल गया। क्यों? क्या नोमीट्रॉन तुम्हें माफ नहीं करेगा? ये सब मेरी गलती है। अगर ऐसा है तो बेहतर है कि मैं ही रास्ते से हट जाऊं। मैं अब कभी तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच नहीं आऊंगा। फोन रखने के बाद लू नू येन बेहद घबरा गई। बिना एक शब्द कहे उसने मुझे सीधे बाहर खींच लिया। लिटर, चलो उसे समझाते हैं। मेरा घाव अभी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए मैं ठीक से विरोध नहीं कर सका और वह मुझे जबरदस्ती स्लम्स तक खींच लाई। दूर से हमने देखा कि लोमनियान को एक नशे में धुत मिडिल एज्ड आदमी कार में घसीट रहा था। तू छोटा बदमाश, तुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है? वापस आकर खेती करना और मेरी शराब के पैसे कमाना। उस आदमी ने संतोष से उसके चेहरे पर थपथपाया। लियू नुयान आगे दौड़ी। उसे छोड़ दो, वह नहीं जाएगा। लामनियन का पिता अपनी कमाई के स्रोत को रोकते हुए देखकर उसने एक डंडा उठाया और गाली दी, दफा हो जाओ, मेरे बेटे के मामले में दखल देने की तुम्हारी औकात नहीं है। लूनू येन एक लाड़ प्यार में पली लड़की थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा, इसलिए उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आगे भेजा, जबकि उसने लोमी का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। लेकिन लोमी ने छूटने की कोशिश की, मना करते हुए, नहीं, मैं अब वापस नहीं जा सकता। तुम और नोमीट्रान मेरी वजह से झगड़े। वह जितना समझदार बनने की कोशिश कर रहा था, लियोन हु यन उतनी ही टूटती जा रही थी और वह उसे हर हाल में ले जाने पर अड़ी थी। छोड़ दो, कोई भी मेरी कमाई के साधन को नहीं ले जाएगा। लैम का पिता पागल हो गया और अचानक चाकू निकालकर उनकी तरफ झपटा। इस अफरा तफरी में मुझे लायन ने जोर से धक्का दिया। धड़ाम, चाकू मांस में ढंस गया। मैंने लियोनु यिन की दिल चीर देने वाली चीख सुनी, लॉरन! जब मुझे होश आया तो सामने का दृश्य देखकर मैं चौंक गया। लियोनु यिन सच में मेरे अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। लीटर, तुम जाग गए? वह जल्दी से झुकी। उसकी आवाज असामान्य रूप से नरम थी। अब भी दर्द हो रहा है? तुम क्या खाना चाहते हो? मैं किसी से बनवा दूंगी, मैंने कमजोर आवाज में पूछा। लायन कहाँ है? लियोनु यिन का चेहरा सख्त हो गया। उसे दोष मत दो, उसने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। उस समय बहुत अफरा तफरी थी, उसने जल्दी से समझाया। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत गिल्टी महसूस कर रहा है। वह लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा दिल दर्द से मरोड़ खा रहा था। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। उसने उसकी रक्षा में अनगिनत बातें कह दी। क्या यही मतलब था उसका कि वह उससे अब और संपर्क नहीं रखेगी? ल्यू और हु यान ने हिचकते हुए मेरा हाथ पकड़ा। मैं थक गया हूँ। मैंने अपना हाथ खींच लिया और उसकी तरफ पीठ कर ली। अगले दिनों में लू यन हमेशा अस्पताल में रहकर मेरी देखभाल करती रही, जब तक कि जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला वह मुझे घर ले जाने की योजना बना रही थी। लेकिन तभी उसे लायन का रोता हुआ फोन आया। लू यन हिचकिचाई और मेरी तरफ देखा। कोई मुझे बबल टी शॉप पर परेशान कर रहा है जहां मैं काम करता हूँ। आखिर में उसने फिर भी कहा, मैं अभी आती हूँ। मैंने उसे जल्दी में जाते हुए देखा और खुद पर हंस पड़ा। जिस रात मैं विदेश जाने वाला था, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। लूनू यन अचानक मेरे घर आ गई। मेरा सूटकेस देखकर उसके होठों पर एक नरम मुस्कान आ गई। तुमने पैकिंग पूरी कर ली? मैं तुम्हारी मदद करने आने वाली थी, ताकि तुम्हारे जैसे भुलक्कड़ इंसान कुछ पीछे न छोड़ दे। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर थपथपाया। हम कल साथ में स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसे अभी भी नहीं पता था कि मैं बीजिंग जाने वाला ही नहीं हूँ। न सिर्फ मैं नहीं जा रहा था, बल्कि मैं उससे पूरी तरह ब्रेकअप भी करने वाला था। मेरे स्कूल और सिंगुआ के रजिस्ट्रेशन डेज अलग हैं। मेरा कुछ दिनों बाद है। मैंने बिना भाव के कहा, तुम पहले लायन को रजिस्ट्रेशन के लिए ले जा सकती हो। लू यू येन ने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, तुम अकेले जाओगे? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लमीन थोड़ा डरपोक है, वह पहले कभी बीजिंग नहीं गया। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम उसे पहले वहां घुमाकर जगह से फेमिलियर करा सकती हो। कुछ दिन वहीं रह लेना। लू येन चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना उदार हो जाऊंगा, और उसने सच में राहत की सांस ली। ठीक है, तो मैं पहले उसे कुछ दिनों के लिए घुमा देती हूँ। जब तुम आओगे वह तुम्हें लेने आ जाएगा। लियू नु येन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैंने यह कहकर कि उसकी कल सुबह जल्दी फ्लाइट है, उसे सीधे दरवाजे से बाहर कर दिया। बाहर लियू येन बंद दरवाजे को देखती रही।
उसके दिल में हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, बीजिंग पहुंचने के बाद उसे मनाने के लिए बहुत समय होगा। अगले दिन एयरपोर्ट पर मैं अपना लगेज खींचते हुए इंटरनेशनल टर्मिनल की ओर जा रहा था। तभी दूर से मैंने ल्यून हु यियान और लाम हियन को चेक इन काउंटर पर देखा। ल्यून हु यियान अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर लोमी यियान की टोपी ठीक कर रही थी। उसकी लंबी उंगलियां उसके बालों को हल्के से छू रही थीं। उसकी नजरें नरम थीं। लोमी उसे नीचे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। मैं तुरंत एक पिलर के पीछे छिप गया। तभी लू नू यान ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और मेरी दिशा में देखने लगी। क्या हुआ? लमियन ने पूछा। मुझे लगा मैंने लिट्रन को देखा, उसने कहा और इस तरफ आने ही वाली थी। लमियन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नोमीट्रान ने नहीं कहा था कि वह कुछ दिनों बाद जाएगा? वह यहाँ कैसे हो सकता है? तुमने गलत देखा होगा, उसने मीठी आवाज में कहा। हम प्लेन में चढ़ने वाले हैं। मैंने पहले कभी उड़ान नहीं भरी। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। लुनू येन एक पल के लिए झिंझकी। मैं पिलर के पीछे से बाहर आया। लू येन की पीठ को देखता रहा जब वह लायन के साथ बोर्डिंग गेट की ओर चली गई और भीड़ में गायब हो गई। तभी मैंने अपना लगेज इंटरनेशनल डिपार्चर्स काउंटर की ओर खींचा। 2 प्लेन्स एक ही समय पर उड़े। एक बीजिंग की ओर गया, दूसरा समुद्र के उस पार, ठीक वैसे ही जैसे ल्यून हु यान और मैं आखिरकार अलग रास्तों पर जा रहे थे। प्लेन एक विदेशी देश के एयरपोर्ट पर उतरा। मैंने अपने फोन से लियोन हु येन की आखिरी फोटो डिलीट कर दी। अब से मैं उस लड़की को पूरी तरह पीछे छोड़ रहा था जिसके साथ मैं 10 साल से जुड़ा हुआ था और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। लगेज लेने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए टैक्सी ली। खिड़की के बाहर के नज़ारे धीरे धीरे साफ होते गए जो पहले अजनबी लग रहे थे। मैं एकेडमी के गेट के सामने अपने सूटकेस के साथ खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। यहाँ की ऑटम में मेरे होम टाउन की ओस्मांथस की खुशबू नहीं थी, लेकिन इसमें एक ताजगी थी जो किसी को नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती थी। नए स्टूडेंट्स के लिए डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी स्कूल के पहले दिन की शाम को हुई। अपने सामान को व्यवस्थित करने के बाद मैंने एक सिंपल टी शर्ट पहनी, ऑडिटोरियम की आखिरी पंक्ति में बैठ गया और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चल रहे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट को देखता रहा। मेरी उंगलियां अनजाने में मेरी नोटबुक के कवर को छू रही थीं। अब कृपया प्रोफेसर ग्वांगची का स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तालियों के बीच एक महिला लाइट ग्रे सूट में स्टेज पर आई। उसकी लंबी कद काठी थी, आकर्षक चेहरा था और उसने नाक पर थिन रिम्ड ग्लासेस पहने थे। लेंसेज के पीछे उसकी आंखें नरम लेकिन ऊर्जा से भरी हुई थीं। मेरे पास बैठे स्टूडेंट्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। मुझे पता चला कि प्रोफेसर गू चाइनीज थीं। उन्होंने ग्रेड्स स्किप किए थे, मास्टर्स से सीधे डॉक्टरेट किया था, 23 की उम्र में प्रोफेसर बन गई थीं और उन्हें जीनियस स्कॉलर कहा जाता था। गाई की साफ आवाज गूंजी, आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर के टाइटल से ज्यादा मैं आपके एकेडमिक जर्नी में एक साथी बनना चाहती हूँ। अब मेरा ध्यान पूरी तरह उस पर था और मैं ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। पहले का तनाव भरा माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया। स्पीच के बाद फ्री नेटवर्किंग सेशन हुआ। मैं अपने फाइल्स व्यवस्थित कर रहा था, तभी ग्वांगची मेरे पास आकर खड़ी हो गई। स्टूडेंट नोमीट्रान, मैंने तुम्हारा टॉपिक असाइनमेंट देखा है। इसमें बहुत ही नॉवल आइडियाज हैं। मैं तुरंत खड़ा हुआ और झुककर अभिवादन किया। हेलो प्रोफेसर गू। गी ने मुझसे हाथ मिलाया। उसकी नज़र मेरे असाइनमेंट के रिसर्च डायरेक्शन पर टिक गई। मेरा हाल का प्रोजेक्ट उसी कंटेंट से रिलेटेड है जो तुमने मेंशन किया है। शायद हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। हम दोनों ऑडिटोरियम के एक कोने में लगभग 1 घंटे तक आइडियाज डिस्कस और एक्सचेंज करते रहे। मैं इतना मग्न हो गया कि अपनी सारी नर्वसनेस भूल गया। जब अंधेरा होने लगा तब मुझे होश आया। आई एम सॉरी प्रोफेसर गू, आपका समय लेने के लिए। गाई मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे तुम्हारे जैसे सीरियस स्टूडेंट से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतना कहकर वह कॉफी शॉप की ओर बढ़ी। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, क्या तुम साथ आना चाहोगे? गाई ने मुझे एक लाटे दिया। जब तुम अभी अभी आए हो तो थोड़ा लॉस्ट महसूस होना स्वाभाविक है। अगले हफ्ते पास के शहर में एक इंटरनेशनल सेमिनार है। क्या तुम मेरी रिसर्च टीम के साथ जाना चाहोगे? फील्ड के कुछ सीनियर्स से मिलना तुम्हारे टॉपिक के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैंने उसकी सिंसियर नजरों को देखा और मेरे दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। हाँ, धन्यवाद प्रोफेसर गू। धीरे धीरे अंधेरा छा गया और हम दोनों साथ साथ ऑडिटोरियम से बाहर निकले। रात की हवा मेरे बालों को छू रही थी। मैंने ग्वांगची का प्रोफाइल देखा जब वह दूर क्लॉक टावर की ओर देख रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे वह बहुत जेंटल लग रही थी। मैंने लियू न्यूयन के सभी कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर दिए थे और डोमेस्टिक सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस भी बंद कर दी थीं। मैं अपनी कॉफी पकड़े ग्वांगची को सेमिनार की डिटेल्स बताते हुए सुन रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। लगा कि शायद इस फॉरेन लैंड में मैं धीरे धीरे बेहतर हो सकता हूँ। ग्वांगची की रिसर्च टीम में शामिल होने के बाद मेरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट्स और बुक्स से भर गई। लैबोरेटरी वह जगह बन गई जहाँ मैं सबसे ज्यादा रहता था।
कभी कभी मैं देर रात तक व्यस्त रहता और गुआंगची अक्सर मेरे साथ रुकती थी। एक बार जब मैं डिजिटल मॉडल कैलिब्रेट कर रहा था, मेरा एल्बो गलती से कॉफी का कप गिरा बैठा। गहरे भूरे रंग का लिक्विड फैल गया और उस हैंड ड्रॉन ब्लूप्रिंट पर गिर गया, जिसे मैंने 3 रात जाग कर पूरा किया था। मैंने निराशा में आवाज निकाली और जल्दी जल्दी उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन इससे दाग और फैल गया। मेरी आवाज कांप गई। जल्दी मत करो। गाय ने मेरी कलाई पकड़ी। वह स्टेन्ड ड्राइंग को नहीं देख रही थी, बल्कि मेरा हाथ ऊपर उठा रही थी। तुम ब्लीडिंग कर रहे हो, मुझे इसे ठीक करने दो। उसने मेरा घाव साफ किया और दवा लगाई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह पहले ही मुड़ चुकी थी और एक नई ड्राइंग पेपर निकाल चुकी थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कल रात ही बैकअप कर लिया था, बस एक और कॉपी प्रिंट करनी है। उसने वेट वाइप निकाल कर मेरे हाथ साफ किए। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने ऊपर देखा और उसकी नजरों से नजर मिली। वह थोड़ा करीब झुकी। उसके बालों से हल्की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो लेबोरेटरी की खास स्मेल के साथ मिलकर मुझे सुकून दे रही थी। मुझे करने दो। की ने स्वाभाविक रूप से मेरे हाथ से पेन ले लिया। वह झुककर मेरे पास बैठ गई। जब वह इलेक्ट्रॉनिक फाइल ढूंढ रही थी, हमारे कंधे कभी कभी एक दूसरे से छू जाते थे। उसकी गर्म सांस मेरे कान को हल्के से छू रही थी। मेरे हाथ में पकड़ा वेट वाइप कस गया। मेरे कानों के सिरे गर्म हो गए। मेरे दिल में एक हल्की गर्माहट फैल गई। कुछ दिनों बाद वीकेंड पर गुआंगची ने मुझे मैसेज भेजा। सिटी सेंट्रल आर्ट म्यूजियम में मेडिवल आर्किटेक्चर पर एक स्पेशल एग्जीबिशन है। वहाँ कुछ म्यूरल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये तुम्हारे रिसर्च को इंस्पायर कर सकता है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैंने लगभग तुरंत रिप्लाई किया, यस। एग्जीबिशन हॉल की लाइटिंग बहुत सॉफ्ट थी। पेंटिंग्स दीवारों पर फैली हुई थीं। मैं एक पेंटिंग के सामने रुक गया। उस पेंटिंग में आर्च्ड विंडो का स्टेन्ड ग्लास बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पत्थरों की दरारों में उगी बेलें बेहद जीवंत लग रही थीं। मैं उसमें खो गया। मेरी उंगली अनजाने में पेंटिंग के आर्किटेक्चरल कर्व्स को ट्रेस करने लगी। तुम्हें यह पसंद है? गुआंगची की आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने मुड़कर देखा। वह एग्जीबिशन गाइड पकड़े मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मुझे लगा था कि तुम्हें ऐसी चीजों में दिलचस्पी होगी। इन म्यूरल्स में तुम्हारे पहले रिसर्च टॉपिक से काफी समानता है। वह सच में उन रिसर्च डिटेल्स को याद रखती थी, जिन्हें मैंने बस यूं ही कैजुअली मेंशन किया था। मेरा दिल हल्का सा धड़क उठा। हैरान होकर मैंने ऊपर देखा और उसकी मुस्कुराती आंखों से नजर मिली। मेरा दिल अनजाने में एक पल के लिए रुक गया। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं, जैसे कि मैं फ्रेम पर लिखे कैप्शन को पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे कानों के सिरे पहले ही लाल हो चुके थे। जब मैं लू रुयन के साथ था, उसका प्यार जुनूनी और दिखावटी था, जैसे गर्मियों की तेज धूप। लेकिन गाय की नरमी बसंत की बारिश जैसी थी, जो चुपचाप मेरे दिल में उतर रही थी। इधर देखो। गाय ने पेंटिंग की ओर इशारा किया। ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और वह हिडन लेयर ऑफ यिंग काउंटी वुडन पगोडा, जिसे तुमने पिछली बार रिस्टोर किया था, क्या इनमें एक अद्भुत समानता नहीं है? मैं करीब झुककर देखने लगा। हमारे सिर बहुत पास थे। हमारी बातचीत की आवाज शांत एग्जीबिशन हॉल में गूंज रही थी। कभी कभी हमारे हाथ टकरा जाते थे। हर बार मैं जैसे करंट लगने पर हाथ खींच लेता था। मैं चोरी छिपे उसके सीरियस चेहरे को देखता रहा जब वह समझा रही थी। आर्ट म्यूजियम से बाहर निकलते ही सनसेट ने आसमान को लाल रंग में रंग दिया था। गुआंगची ने मुड़कर पूछा, पास में एक अच्छा कॉफी शॉप है, क्या थोड़ी देर बैठना चाहोगे? मैं पिगमेंट एनालिसिस पर एक बुक लाई हूँ, तुम देख सकते हो। मैंने हल्के से सिर हिलाया। रात की हवा मेरे बालों को छू रही थी। मेरा दिल धीरे धीरे इस नरम और समझदार औरत की ओर झुकने लगा। दूसरी ओर प्लेन लैंड कर चुका था। लियू रुयान लिन रेन का सूटकेस उठाए आगे चल रही थी। लिन रान चारों ओर देख रहा था। लियू रुयन, उस बिल्डिंग को देखो, कितनी सुंदर है। लिन रान ने उसकी स्लीव पकड़कर आगे भागा। उसकी उंगलियां उसकी कलाई को छू गईं। लू रियान ने उसकी नजरों का पीछा किया। वह एक पल के लिए खो गई। पिछले ऑटम में जब वह लाइचन को कंपटीशन में लेकर गई थी, वह भी ठीक ऐसा ही था। गिंको ट्री के नीचे खड़ा होकर तारीफ कर रहा था। वह तो अपने पंजों पर खड़े होकर उससे मिनरल वाटर की बोतल मांगता था। जब धूप तेज होती तो वह खुद आगे बढ़कर उसे छाया देता, जबकि वह अपना फोन देखती रहती। उसका चैट विंडो अभी भी उसी मैसेज पर था जो उसने प्लेन में चढ़ने से पहले एल चेन को भेजा था। तुम कब आने वाले हो? जब स्कूल शुरू हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आऊंगी। पहले डॉर्म में चलकर तुम्हारा सामान रख देंगे। वह अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने मुस्कुराकर लिनरान से कहा, जबकि वह उसका बिस्तर ठीक कर रही थी। लिन पास की कुर्सी पर बैठकर लियू रुयान को देख रहा था। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो, काश तुम हमेशा मेरे साथ ऐसी ही रहो। लियू रुयान ने जवाब नहीं दिया। उसने तह किया हुआ कंबल बिस्तर के किनारे रख दिया। शाम को कैंपस में घूमते हुए लिन रैन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रुयन, आज रात नए स्टूडेंट्स के लिए बॉनफायर पार्टी है। मैं अकेले जाने में शर्माता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लायन ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह सोचकर कि शायद मैं हूँ, उसने तुरंत फोन निकाला, लेकिन वह सिर्फ वेदर फोरकास्ट था। उस रात वेलकम पार्टी में बॉनफायर जल रहा था। चारों ओर बहुत रौनक थी। लिन रैन ने परफेक्टली ग्रिल्ड मीट का एक टुकड़ा
ली रुअन के मुंह के पास लाकर खिलाया। जब उसने उसे लिया तो गलती से उसने उसकी उंगली काट ली। उस लड़के के कान तुरंत लाल हो गए। आसपास के लोग चीरिंग और टीजिंग करने लगे। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी नजरें बार बार फोन स्क्रीन की ओर जा रही थीं। क्या नूमी चेन ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया? क्या वह तुमसे नाराज है? लुरुयान ने स्क्रीन की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं हो सकता, वह बिना वजह नाराज होने वाला इंसान नहीं है। लिन रैन ने सिर झुका लिया। उसकी पलकें उसकी आंखों की चमक को छिपा रही थीं। शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। ज्यादा चिंता मत करो। लुरुयान पूरे पार्टी के दौरान ध्यान भटकाए रही। वह एक अंधेरे कोने में जाकर हॉलवे की खिड़की के पास टिक गई और मुझे मैसेज करने लगी। लियू रुआन के भेजे गए मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आया। वह आधे घंटे तक फोन स्क्रीन को देखती रही, जब तक कि स्क्रीन खुद ही अंधेरी नहीं हो गई। शायद वह सच में बहुत थक गया होगा। उसकी उंगली गुड नाइट लिखे शब्दों पर रुकी रही। आखिर में उसने उसे भी नहीं भेजा। अगली सुबह लुरुयान अपने अलार्म से जागी। सबसे पहले उसने अपना फोन उठाया। अभी भी कोई नया मैसेज नहीं था। तीसरे दिन, चौथे दिन, एक हफ्ते बाद भी कोई खबर नहीं। वह अब और सह नहीं पाई और पता लगाने चली गई। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था वह सिंह हुआ के ठीक बगल में थी। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने लिस्ट को काफी देर तक सर्च करने के बाद सिर हिलाया। नामी चेन, यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं है। इस स्टूडेंट ने हमारे स्कूल में अप्लाई ही नहीं किया। ल्यूरुअन का दिल जैसे गहरे अंधेरे में डूब गया। उसने मुझे खुद एप्लीकेशन भरते देखा था। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम साथ रहेंगे। अगर उसने इस स्कूल में अप्लाई नहीं किया तो और कहाँ किया होगा। एक बुरा अंदेशा उसके मन में उठा। उसने तुरंत मेरा नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक मैकेनिकल फीमेल वॉइस बार बार कह रही थी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ये कैसे हो सकता है? फोन काटने के बाद लू रुयन के हाथ कांपने लगे। लू रुआन, क्या हुआ? लिनरन पता नहीं कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में 2 बॉटल्स मिल्क थीं। नोमी चेन ने अपना एप्लीकेशन बदल दिया और मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई। लिनरन का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। उसने मिल्क बॉटल खोली और उसे पकड़ा दी। उसकी उंगलियां जानबूझकर या अनजाने में उसके हाथ से छू गईं। जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा इंतजार करते हैं, या मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलकर पूछ सकता हूँ। लियू रुयान ने मिल्क की बॉटल ले ली, लेकिन पी नहीं। वह बस अपने फोन स्क्रीन को खाली नजरों से देखती रही। अगले 2 दिनों तक उसने अपना फोन हाथ से लगभग छोड़ा ही नहीं। उसने अपने सभी दोस्तों से मेरे बारे में पूछा। उसने बुलेटिन बोर्ड पर मिसिंग पर्सन नोटिस भी लगा दिया। कमेंट्स सैकड़ों में थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं किस स्कूल गया हूँ। लिन रान हर दिन उसके पीछे पीछे चलता, उसके लिए खाना खरीदता। जब वह उदास होती तो वह चुपचाप उसके पास बैठा रहता। तीसरे दिन की शाम को लियू रुअन लाइब्रेरी के एंट्रेंस की सीढ़ियों पर बैठी थी। लिन रान ने कहा कि वह पानी लेने जा रहा है और अपना फोन उसके पास स्टोन बेंच पर छोड़ गया। अचानक स्क्रीन जल उठी। एक वीचैट चैट मैसेज प्रीव्यू दिखा। यह लिन रान के बेस्ट फ्रेंड का मैसेज था। तो वह नामी चेंग वाला लड़का सच में नहीं आ रहा। तुम्हारे तरीके काफी अच्छे हैं। नीचे लिन रान का कल रात का रिप्लाई था। वह बेवकूफ कभी नहीं आ पाएगा। अब लुरु यान की नजर सिर्फ मुझ पर है। ऑटम की हवा सूखे पत्तों को उसके पैरों के पास उड़ा रही थी। लिरुयान के हाथ में पकड़ा फोन जोर से कांपने लगा। उसने चैट विंडो खोली, ऊपर स्क्रॉल करके सब पढ़ा। उसका दिल जैसे बर्फीले हाथ से दबाया जा रहा था। फोन उसकी हथेली में जलता हुआ लग रहा था। उसने अचानक सिर उठाया और देखा कि लिन रैन एक प्लास्टिक बैग लेकर उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। ल्यूरुयान, मैं तुम्हारा फेवरेट स्नैक लाया हूँ, पहले कुछ खा लो। ल्यूरुयान ने जल्दी से फोन छिपा दिया। फिर उसने अपनी यूजुअल मुस्कान पहन ली और उसके हाथ से ब्रेड ले लिया। उसने अभी अभी देखे मैसेजेस को याद किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अभी उसे इसके बारे में नहीं बता सकती थी। उसने अपना सिर घुमाकर अपने पास खड़े मासूम दिखने वाले लिन रैन को देखा। पहली बार उसे उस पर शक हुआ। लूरियन खुद को 2 पूरे दिन के लिए डॉर्म रूम में बंद कर लिया। फोन स्क्रीन बार बार जलती और बुझती रही। उसने मेरा नंबर 100 से ज्यादा बार कॉल किया था। दूसरी तरफ हमेशा वही ठंडी ऑटोमेटेड टोन आती रही। मिस, हमें मास्टर नाम के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स नहीं मिले। हाल के किसी डोमेस्टिक फ्लाइट्स का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बटलर की आवाज फोन से आई, जिसमें सावधानी भरी जांच थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बदल ली हो? लू रुयन की उंगलियां फोन को कसकर पकड़ते हुए सफेद पड़ गईं। उसकी उंगलियां बार बार मेरे वीचैट प्रोफाइल पिक्चर को छू रही थीं। उसकी आईलैशेस कांप रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे ढूंढते रहो। उसने फोन काट दिया। वह कुर्सी पर ढह गई। उसकी नजर डेस्क के कोने में रखी टेक्स्ट बुक पर पड़ी। फ्रेशमैन वेलकम पार्टी का शोर दरवाजे के पार से अंदर आ रहा था। नीचे कोई लव सॉन्ग गा रहा था, लेकिन वह सारी रौनक जैसे धुंध की एक परत से अलग हो गई थी, धुंधली और दूर। वह एक भी शब्द नहीं पढ़ पा रही थी। अगली सुबह जल्दी दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग की आवाज ने उसे जगा दिया। लिन रैन दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में ब्रेकफास्ट लिए हुए। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे।
तुम कई दिनों से क्लास में नहीं आई हो। एकेडमिक एडवाइजर तुम्हारे बारे में पूछने आए थे। क्या तुम ठीक नहीं हो? लू रुअन ने कुछ नहीं कहा, बस साइड में हटकर उसे अंदर आने दिया। लिन रैन ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रख दिया। जैसे ही वह पानी डालने के लिए मुड़ा, उसकी पॉकेट में रखा पुराना फोन फिसलकर कारपेट पर धड़ाम से गिर गया। ये वही कीबोर्ड फोन था जो वह स्कूल ट्रांसफर से पहले इस्तेमाल करता था। उसकी स्क्रीन काफी पहले टूट चुकी थी। वह हमेशा कहता था कि इसे बैकअप के लिए रखता है। लूरियन की नजर अचानक उसी फोन पर टिक गई। कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में देखे गए मैसेजेस जैसे कांटे की तरह बार बार उसके दिमाग में चुभ रहे थे। उसने देखा कि लिन रैन झुककर फोन उठाने जा रहा है। उसका दिल बिना वजह तेजी से धड़कने लगा। मैं उठा लेती हूँ। वह लिन रैन से तेज थी और उसने फोन उठा लिया। उसकी उंगलियां उस ठंडे डिवाइस को छू रही थीं। जरूरत नहीं है, ये फोन बहुत पहले ही खराब हो चुका है। लिन की आवाज अचानक तेज हो गई। उसने उसे वापस छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। लियू यन ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया और स्क्रीन ऑन कर दी। लॉक स्क्रीन पासवर्ड उसका बर्थडे था। उसने डाल दिया। जैसे ही उसने फोटो गैलरी खोली, उसकी सांस अटक गई। यह लिनरॉन का मैसेज था। मैंने पहले ही पैसे देकर उसके एप्लीकेशन सिस्टम में लॉगिन किया। मैंने उसका एप्लीकेशन बदल दिया। अगर वह बैंक भी आएगा तो भी वह यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा और लाई के साथ एक ही शहर में रहने का ख्याल भी छोड़ दे। अब उसे मेरे लिए बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। वह मेरी हर बात पर विश्वास करती है। जब मैं यहाँ अच्छी तरह सेटल हो जाऊंगा तो वह उस नोमी चेन को जल्दी ही भूल जाएगी। लू रुयन की उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। एक पल में खून उसके सिर में चढ़ा और अगले ही पल उतर गया। उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उसे वह दिन याद आया जब मैंने एप्लीकेशन भरा था, जब मैंने उससे कहा था कि सिस्टम बार बार अनयूजुअल लॉगिन एरर दिखा रहा है। उसे मेरी वह चिंतित आवाज याद आई। लगता है किसी ने मेरा एप्लीकेशन बदल दिया है, लेकिन उसने मुझे ज्यादा सोचने से मना कर दिया था कि यह सिर्फ सिस्टम ग्लिच होगा। उसे वे अनगिनत बार याद आए जब उसने खुद मुझे दूर धकेलकर लिनरॉन के पास दौड़ लगाई थी। अब मत देखो। लिनरॉन आगे बढ़ा फोन छीनने के लिए। उसके नाखून लियू यन के हाथ पर लग गए, लाल निशान छोड़ते हुए। यूरू यन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने लिन रैन को जोर से धक्का दिया। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। मुझे समझाओ, इसका क्या मतलब है? उसने फोन उसके चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीनशॉट पर लिखे शब्द साफ दिख रहे थे। तुमने उसका एप्लीकेशन बदला? तुमने किसी को पैसे देकर उसका अकाउंट हैक करवाया? लिन रैन पीछे लड़खड़ा गया और डेस्क से टकरा गया। उसने सिर झुका लिया, कांपते हुए। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। लूरू यान, मुझे समझाने दो। क्या समझाओगे? यह कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, या यह कि तुमने मेरे सामने खुद को बेचारा दिखाने का नाटक किया? ल्यूरू यान की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं बस तुम्हें खोने से डर गया था। नामी चेन के पास सब कुछ है। उसके पास अमीर परिवार है, तुम्हारा प्यार है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे कभी नोटिस ही नहीं करती। लिन रैन उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसने घृणा से उसे धक्का दे दिया। तो तुमने ऐसे घटिया तरीके अपनाए? लिन रैन, तुमने कभी मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नामी चेन को नुकसान पहुंचाने का हक है। मुझे बताओ, तुमने उसका एप्लीकेशन किसमें बदल दिया? मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता। उस समय मैंने बस किसी वोकेशनल कॉलेज का नाम डाल दिया था। वोकेशनल कॉलेज? लू रुयन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने उसे जोर से धक्का दिया। बाहर निकलो। लिन रैन रोता रहा और बहाने बनाता रहा। लू रुआन ने अपना कोट उठाया, मुड़ी और बाहर निकल गई। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें हिल गईं। हॉलवे की मोशन सेंसर लाइट जल उठी। हल्की पीली रोशनी में उसकी आंखों की लाल नसें साफ दिख रही थीं। वह काफी देर तक दीवार के सहारे खड़ी रही। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसके गले में कड़वा सा स्वाद भर गया। लू रुयन ने बियाचांग के हर वोकेशनल कॉलेज को चेक किया जहां मैं जा सकता था। टीचर्स उसके सवालों से परेशान हो गए। आखिर में उन्होंने मजबूरी में कहा, हमें यहाँ नामी चेन की कोई फाइल नहीं मिली, और जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। उसके फोन में मेरे पेरेंट्स का नंबर सेव्ड था। उसने 3 दिन तक हिम्मत नहीं की, फिर कॉल किया। वजह बताने के बाद मेरी माँ की ठंडी आवाज आई, ली चेन बीजिंग में नहीं है, वह देश में भी नहीं है। उसने ऑलरेडी विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। विदेश? लियू रुयान का फोन पकड़े हाथ कस गया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। आंटी, वह किस स्कूल में पढ़ रहा है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए। वह नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले। लूरू यान, कुछ गलतियां एक बार हो जाएं तो उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। कॉल कट गया। लंबी डायल टोन सुई की तरह लूरू के कानों में चुभ रही थी। वह लेक्चर हॉल की सीढ़ियों पर बैठ गई। दूर गिंको ट्री से गिरते पत्तों को देखती रही। पहली बार उसने निराशा का स्वाद चखा। उसने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया, खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने एक फैसला किया। दूसरी तरफ लिन रैन पूरी तरह पैनिक में था। पहले वह लूरू यन की फेवरेटिज्म का आनंद लेता था, अब उसकी नफरत का सामना करते हुए वह डर गया था। वह बार बार लुआन को ढूंढने गया, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज किया गया। उसे पता चला कि मैं वोकेशनल कॉलेज में नहीं बल्कि विदेश पढ़ने गया हूँ। लेकिन जब उसने लूरू यान के डेस्क पर विदेश जाने का प्लेन टिकट देखा
तो वह पूरी तरह टूट गया। डॉर्मेट्री के नीचे लिन रान ने लूरू यान का रास्ता रोक लिया, जो डिपार्टमेंट ऑफिस में लीव लेने जा रही थी। क्या तुम सच में उसे ढूंढने जा रही हो? फिर मेरा क्या? हमारे बीच कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, लियू रू यान ने उसे काटते हुए कहा। उसकी आवाज एक अजनबी की तरह ठंडी थी। लिन रान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक अपना सीना पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। पहले अगर ऐसा होता तो लू रुएन तुरंत उसे पकड़ लेती, घबराकर उसका नाम पुकारती, लेकिन अब उसने बस भौहें सिकोड़ लीं और आधा कदम पीछे हट गई। उसे जमीन पर गिरते हुए देखती रही। उसने उसे उठाने की भी कोशिश नहीं की। लिन रैन, नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हारी इन छोटी चालों से तंग आ चुकी हूँ। उसने ऊपर से उसे देखा। उसकी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। लिन रैन जमीन पर पड़ा था। उसका रोना रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लू यन इतनी निर्दयी हो जाएगी। उसका दिल जैसे कोई निकाल कर ले गया हो। इतना दर्द हो रहा था कि सांस लेना मुश्किल था। नामीचेन अब तुम्हें नहीं चाहता, फिर भी तुम उससे क्यों चिपकी हुई हो? लिन रैन उस पर चिल्लाया। उसकी आवाज तीखी थी। लिरू यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने उसे घूर कर देखा। एक और शब्द बोलो तो क्या होगा अगर बोलूं? तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जिस पल तुमने सिंघहुआ में अपनी जगह मुझे दी थी, उसी पल तय हो गया था कि तुम नामीचेन को हमेशा के लिए खो दोगी। थप्पड़! एक तेज आवाज के साथ उसकी बात बीच में ही कट गई। लिन का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसका गाल जलने लगा। उसने अविश्वास से सामने खड़ी लड़की को देखा। लियू रुयन का हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था। उसकी आंखों की आग जैसे उसे जला देगी। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। लिन रैन, तुम होते कौन हो जो मेरे और उसके रिलेशनशिप पर टिप्पणी करो? लिन रैन उसकी आंखों की तीव्रता से डर गया। उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। इसे ले जाओ, इस पर नजर रखो, इसे इधर उधर भागने मत देना। लियू रॉन ने बिना उसे देखे बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और लिन रैन को जमीन से उठाकर पकड़ लिया। वह होश में आया और चिल्लाने लगा, लुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। लू रुयन की परछाई दूर होती गई और आखिर कॉरिडोर के अंत में गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली। उसने मुड़कर मेरी फोटो देखी। उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया। सिर्फ थकान और पछतावा रह गया। उसने फोन निकाला और सिंघवा के एकेडमिक एडवाइजर को मैसेज भेजा। लिन रैन और मैं एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। ड्यूरेशन तय नहीं है। कृपया मेरी तरफ से रिपोर्ट कर दें। मैसेज सेंड होने का नोटिफिकेशन आ गया। लू रुयान ने बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी नजर दृढ़ थी। लीचेन, मुझे माफ कर दो। इस बार मैं तुम्हें जरूर वापस पाऊंगी। तेज बारिश होने लगी। मैं लैब के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा मॉडल देख रहा था। मैं ओवरटाइम काम कर रहा था। समय का पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर देखा तो खिड़की पर बड़े बड़े बूंदें गिर रही थीं, टप टप की आवाज कर रही थीं। मैंने अपना सामान पैक किया। जब मैं लैब के दरवाजे तक पहुंचा तो बाहर की बारिश देखकर उदास हो गया। सुबह जब मैं घर से निकला था तब आसमान साफ था। कौन सोच सकता था कि मौसम इतनी अचानक बदल जाएगा। मैं अम्ब्रेला भी नहीं लाया था। मैं सोच ही रहा था कि बारिश में दौड़कर सबवे स्टेशन जाऊं या नहीं, तभी पीछे से एक जानी पहचानी फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैं मुड़ा और देखा कि गुई एक बड़ा ब्लैक अम्ब्रेला पकड़े हॉलवे के अंत में खड़ी थी। उसकी पैंट के कफ्स पर कीचड़ के छींटे लगे थे। उसके ग्लासेस पर हल्की सी मिस्ट जमी थी। प्रोफेसर गु, क्या आप पहले नहीं चली गई थीं? मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि करीब 5 PM पर मैंने उसे लैपटॉप बैग लेकर लैब से जाते देखा था। क्वांगची ने अपने चेहरे से बारिश का पानी पोंछा। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े फोल्डर पर पड़ी। फिर वह मुस्कुराई। मैं स्कूल गेट से अभी निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। मुझे लगा तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं होगा, इसलिए मैं वापस आ गई। उसने अम्ब्रेला मेरी ओर बढ़ाया। मैं तुम्हारे डॉर्मेटोरी के पास ही रहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने उसके भीगे हुए बालों को देखा। मेरे अंदर एक गर्माहट सी उठी। मैंने सिर हिलाया। फिर आपको परेशान करना पड़ेगा। हम दोनों साथ साथ बारिश में चलने लगे। अम्ब्रेला बड़ा था लेकिन बारिश बहुत तेज थी। भीगने से बचने के लिए दूरी थोड़ी कम करनी पड़ी। मुझे उसका कंधा कभी कभी अपने कंधे से छूता हुआ महसूस हो रहा था। कपड़ों की पतली परत के पार एक हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने थोड़ा सिर झुकाया। उसकी स्टेडी ब्रीदिंग बारिश की आवाज के साथ मिलकर एक अजीब सी शांति दे रही थी। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैंने जल्दी से नजरें हटा लीं, जैसे सड़क किनारे की झाड़ियों को देख रहा हूं जिन पर बारिश गिर रही थी। मेरी नाक के पास उसकी परफ्यूम की हल्की खुशबू बनी हुई थी। वह बारिश के बाद की ताजगी के साथ मिलकर एक सुकून दे रही थी। जब हम कोने के फ्लावर शॉप के पास पहुंचे, ग्वांगची अचानक रुक गई। 1 मिनट रुको, उसने कहा, अम्ब्रेला मेरी ओर झुकाते हुए। फिर वह मुड़ी और पास की फ्लावर शॉप में दौड़ गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, उसे उस वार्म येलो लाइट में गायब होते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह वापस आई।
उसके हाथ में सफेद रोजेस का एक छोटा बुके था। पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। यह तुम्हारे लिए है। उसने फूल मेरी ओर बढ़ाए। उसकी मुस्कान नरम थी। पिछले हफ्ते पब्लिश हुआ तुम्हारा पेपर एक्सेप्ट हो गया है, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में वो मैगजीन देखते हुए देखा था। तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। मैंने बुके लिया। मेरी उंगलियां अनजाने में उसकी उंगलियों से छू गईं। मैं जैसे करंट लगने पर पीछे हट गया। सफेद रोजेस की खुशबू मेरे चेहरे तक आई। मैंने उसकी आंखों में सच्ची मुस्कान देखी। मेरे गाल हल्के गर्म हो गए। धन्यवाद, मैं तो इसे लगभग भूल ही गया था। इतनी जरूरी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। गाई ने मुझे देखा। उसकी नजरें नरम थीं। उसने फिर मेरी तारीफ की। तुम्हारा रिसर्च बहुत वैल्यूएबल है। हम आगे चलते रहे। अम्ब्रेला के नीचे अब खामोशी अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक हल्की सी मिठास थी। दूसरी तरफ डॉर्मेटोरी बिल्डिंग के नीचे बारिश के पर्दे में लियू यान पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके हाथ में स्कूल मैप कसकर पकड़ा हुआ था। वह 2 घंटे तक बारिश में भटकने के बाद आखिरकार मेरे डॉर्मेटोरी तक पहुंची थी। बारिश का पानी उसके ठंडे सुंदर चेहरे से बह रहा था। उसकी शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसकी दयनीय हालत दिखा रही थी। वह मेंस डॉर्मेटोरी के एंट्रेंस को घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, बेचैन और व्याकुल। तभी एक जाना पहचाना ब्लैक अम्ब्रेला नजर आया। ग्वांगची मुझे स्टेयरकेस एंट्रेंस तक छोड़ने आई। वह झुककर मेरे बैंग्स ठीक करने लगी। एक बहुत करीब का जेस्चर। मैंने सिर झुकाया, हल्की मुस्कान के साथ, अब भी हाथ में बुके पकड़े हुए। ये दृश्य लियू रुअन के दिल में जलते लोहे की तरह उतर गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। हाथों की नसें उभर आईं। बारिश ने उसकी नजर धुंधली कर दी, लेकिन उसने सब कुछ साफ देखा। जिस तरह मैं ग्वांगची को देख रहा था, उसमें एक नरमी और भरोसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लियू रुयान की सांसें अचानक भारी हो गईं। वह और सह नहीं पाई। अंधेरे से बाहर निकलकर कर्कश आवाज में चिल्लाई, ली चेन! मेरे हाथ में पकड़ा सफेद रोजेस का बुके लगभग गिर ही गया। चौंक कर मैंने सिर घुमाया और सामने भीगी हुई लू रुयान को देखा। वह बारिश में खड़ी थी। उसके बाल माथे से चिपके हुए थे। उसकी आंखों के किनारे डरावने तरीके से लाल थे। वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? मेरे दिल में डर और घृणा दोनों उठे। मैं इंस्टिंक्टिवली वहां से हटना चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, लियू यान तेजी से मेरे पास आ गई और मेरे कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ हैरान करने वाली तरह से मजबूत थी। लाई चेन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि लिन रैन ने तुम्हारा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बदल दिया था? तुम बिना कुछ कहे विदेश क्यों चले गए? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई हूँ? उसकी आवाज में भारी नाक से बोलने जैसा कंपन और आरोप था। बारिश का पानी उसकी ठोड़ी से टपक कर मेरे हाथ पर गिर रहा था। वह बेहद ठंडा था। उसकी पकड़ दर्द देने लगी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। लियू रुयन, क्या तुम पागल हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। लियू रुयन मुझे पागलों की तरह घूर रही थी। अचानक उसने गुआंगशी की ओर इशारा किया। उसकी आवाज जलन से भरी थी। क्या इसकी वजह से तुम हमारे इतने सालों के रिश्ते को भूल गए? उसे छोड़ो। पता नहीं कब गुआंगची मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी, मुझे अपने पीछे छुपाते हुए। उसने लियू रुयान की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अटूट दृढ़ता थी। मैं उसकी प्रोफेसर हूँ। हमारे बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, और अगर होता भी तो नान ली चेन को अपनी जिंदगी चुनने का पूरा हक है। तुम्हारा इस तरह पकड़ना हैरेसमेंट है। क्या मुझे अभी कैंपस पुलिस को बुलाना पड़ेगा? लू रुयान ने सिर घुमाकर उसे घूरा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। यह हमारे बीच की बात है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा और मेरा भी अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरी आवाज साफ और दृढ़ थी। मैंने जोर से लियू रुयन का हाथ झटक दिया। मेरे कंधे पर जहां उसने पकड़ा था वहां जलन हो रही थी। लू रुयान, जिस पल से तुमने लिन रैन को अपने पास रखा, उसी पल से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम अलग हो चुके हैं। ली रुयान स्तब्ध रह गई। वह वहीं जम गई। बारिश उसके पीले चेहरे पर बह रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। ऐसा नहीं है, मैंने ब्रेकअप के लिए कभी हाँ नहीं कहा। लाई चेन, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती रही हूँ। प्लीज मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। मैंने लिन रैन को दूर भेज दिया है। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम जो चाहो मैं दूंगी। बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। लियू रुयान, जिस दिन से तुम बार बार लिन रैन को चुनती रही, उसी दिन से मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया। मेरे शब्द तेज चाकू की तरह लू रुयन के दिल में धंस गए। वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। प्रोफेसर गू, चलिए। मैंने नजरें हटा लीं और धीरे से ग्वांगची से कहा। ग्वांगची ने सिर हिलाया, मेरे हाथ से बुके ले लिया। वह मुझे ढाल की तरह आगे लेकर कॉरिडोर में चलने लगी। जब हम लू रुयान के पास से गुजरे, मैंने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। मेरे कदम मजबूत थे। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, बारिश और लू रुयान से दूर। मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मेरे कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। मैंने ग्वांगची की तरफ देखा। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। प्रोफेसर गू,
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुआंगची ने फूल मुझे वापस दे दिए। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे से बारिश की बूंदें हटाईं। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी। स्टूडेंट्स की रक्षा करना टीचर की जिम्मेदारी है। उसकी नजर मेरे लाल पड़े कंधे पर गई। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, जाओ ऊपर आराम करो। गाई ने और कुछ नहीं पूछा। वह बस वहीं खड़ी रही, मुझे देखती हुई। अगर कुछ भी हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। मैंने सिर हिलाया। सफेद रोजेस का बुके सीने से लगाकर मैं मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। कोने तक पहुंचकर मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। गुआंगची अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि मैं सुरक्षित ऊपर पहुंच जाऊं। बारिश भरी रात में उसकी आकृति लंबी और भरोसेमंद लग रही थी। मेरे दिल का एक कोना जैसे हल्के से भर गया। मैंने फिर उसे देखना बंद कर दिया। मैं मुड़ा और कमरे में चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और गुआंगची की नरम नजरें और भी कोमल हो गईं। उसने नीचे खड़ी उस जिद्दी आकृति को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। शायद उस दिन मेरे शब्दों ने लुआन को उकसाया था। उसने अपने पिछले गलतियों की भरपाई करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका प्रायश्चित एक वन वुमन शो जैसा था। किसी को फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना नाम छोड़े मुझे बचपन में सबसे पसंद आने वाले शुगर केक्स भिजवाए, लेकिन वे बिना छुए वापस लौट आए। उसने मेरी क्लास स्केड्यूल ढूंढ ली और आर्ट हिस्ट्री क्लास में मेरे पास वाली सीट बचा कर रखी। मैंने उसे हवा की तरह नजरअंदाज किया, एक बार भी नहीं देखा। मेरी नोटबुक नोट्स से भरी थी। उस बरसात वाले दिन वह अम्ब्रेला लेकर लैब के नीचे 3 घंटे तक खड़ी रही। बारिश रुकती और फिर शुरू हो जाती। उसकी पैंट कफ्स कीचड़ से भर गई थीं। कांच के पार उसने गुआंगची और मुझे ब्लूप्रिंट देखते हुए देखा। हमारे सिर पास थे। मैं मुस्कुरा रहा था, डिटेल्स की ओर इशारा करते हुए। गुआंगची झुककर सुन रही थी। उसकी उंगली ड्राइंग पर हल्के से टैप कर रही थी। लिरुयान ने उनकी नजदीकी देखी। उसकी नाक के पुल में चुभन हुई। एक समय था जब हम भी इतने करीब थे। लियुयान बाहर खड़ी रही, लेकिन मैं अंधेरा होने तक बाहर नहीं आया और सीधे साइड डोर से चला गया। मैंने उसे देखा भी नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। लियुयान तिंगहुआ यूनिवर्सिटी नहीं गई, बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास भटकती रही। लेकिन हर दिन वह गुआंगची और मुझे साथ साथ पेड़ों के रास्तों पर चलते देखती। हमारे सिर पास होते, टॉपिक्स डिस्कस करते या कैफेटेरिया में डिजर्ट शेयर करते। गुआंगची स्वाभाविक रूप से उन चीजों को अलग कर देती जो मुझे पसंद नहीं थीं। उस दिन मैं क्लास या लैब कहीं नहीं गया। लियू रुयन का दिल कस गया। उसने मेरा फोन नंबर ढूंढा और लंबे समय तक कॉल किया, लेकिन फोन गुआंगची ने उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? उसकी आवाज शांत थी। लाई चेन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? लियू रुआन ने फोन में गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गुआंगची का स्वर सपाट था। पीछे हल्की पानी की आवाज आ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरा कोई लेना देना नहीं? तभी कॉल कट गया। लू यान लेक्चर हॉल के बाहर फोन पकड़े इधर उधर चलती रही। शाम को उसने मेरे डॉर्मेट्री के नीचे गुआंगची की कार देखी। उस समय गुआंगची अपार्टमेंट में मेरी देखभाल कर रही थी। मुझे तेज बुखार था, मेरे गाल लाल थे, होश धुंधला था और मैं अपने प्रोजेक्ट का डेटा बड़बड़ा रहा था। गुआंगची ने मेरे माथे पर ठंडा टॉवल रखा। उसकी हर हरकत नरम थी। वह हर आधे घंटे में उसे बदलती। जब उसने मुझे पानी पिलाने की कोशिश की, मैं एक डरे हुए बच्चे की तरह बेकाबू था। मेरे फटे होंठ हल्के खुले थे। गुआंगची का दिल भर आया। उसने हनी वाटर बनाया और मुझे धीरे धीरे पिलाया। सुबह तक मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ। गुआंगची पूरी रात मेरे पास बैठी रही थी। वह बिस्तर के किनारे झुकी झुकी सो गई। उसके हाथ में अब भी गीला टॉवल था। मैं अगली सुबह जल्दी जाग गया। सुबह की रोशनी गुआंगची पर पड़ रही थी। वह असहज स्थिति में थी, लेकिन गहरी नींद में थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। साफ था कि वह पूरी रात नहीं सोई। मैंने उसे लंबे समय तक देखा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मेरे अंदर एक गर्माहट दौड़ गई। मैंने धीरे से उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। नीचे जाकर गुआंगची ने मुझे स्कूल छोड़ा। उसने कार का दरवाजा खोला और इंसुलेटेड लंच बॉक्स दिया। तुम्हारा स्टमक ठीक नहीं है, कुछ खा लेना। कार लेक्चर हॉल के गेट पर रुकी। लियू यान ने गुआंगची को मेरा स्कार्फ ठीक करते देखा, मुझे लंच बॉक्स देते हुए। मैंने ऊपर देखा और उसे मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें बीमारी के बाद की कमजोरी और एक भरोसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह जैसे जहरीली बेलों की तरह लू रुयन को जकड़ गई। पछतावा उसके दिल पर तूफान की तरह छा गया। मेरा बुखार उतर गया था। एक्सपेरिमेंट में देरी के डर से मैं लैब लौट आया। मेरा चेहरा पीला था। मैं डेटा ऑर्गेनाइज कर रहा था। तभी लू रुआन ने दरवाजा रोक लिया। लीचेन, बात करते हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे मैं अंधेरे से डरती थी। तुम हर रात मेरी खिड़की से अंदर आकर मुझे कहानियां सुनाते थे। हाई स्कूल में तुम्हें लो ब्लड शुगर होता था। मैं हमेशा अपने स्कूल बैग में चॉकलेट रखती थी। तुमने कहा था कि तुम्हें टिनहुआ में एडमिशन लेना है, इसलिए मैं जान तोड़कर पढ़ी ताकि फर्स्ट आ सकूं और तुम्हारे साथ उसी स्कूल में जा सकूं। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। और फिर क्या हुआ? फिर तुमने मेरा अम्ब्रेला लिन रैन को दे दिया। मेरे लिए बनाया हुआ ब्रेकफास्ट उसके डेस्क में रख दिया। सिंगवा में अपनी जगह उसे दे दी। यहाँ तक कि जब वह और मैं दोनों घायल थे, तब भी तुम सबसे पहले उसी के पास भागी। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सुई की तरह चुभ रहा था। लियू रुयान, उसका दिल जैसे कस गया।
मुझे पता है मुझसे गलती हुई। वह रुंधी आवाज में एक कदम आगे बढ़ी। मुझे पता है लिनरान ने तुम्हारा एप्लीकेशन बदला था। मैंने उसे पहले ही बंद कर दिया है ताकि वह फिर कभी कुछ गलत न कर सके। बस मुझे एक और मौका दे दो। क्या हम पहले जैसे वापस नहीं जा सकते? हम वापस नहीं जा सकते। मैंने धीरे से फाइल फोल्डर बंद किया। लीरुयान, कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो हमेशा के लिए टूट जाती हैं। उन्हें फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तुम इतने निर्दयी क्यों हो? लू रुयन ने लाल आंखों के साथ मेरी कलाई पकड़ ली। क्या यह सब सिर्फ ग्वांगची की वजह से है? छोड़ो उसे। ग्वांगची कब दरवाजे पर आ गई पता ही नहीं चला। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लियू रुयान, कृपया यहाँ से चली जाओ। मेरे स्टूडेंट को परेशान मत करो। लियू रुआन उसकी आंखों की चेतावनी से घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने मुझे देखा, हार मानने को तैयार नहीं। गुई आगे बढ़ी और जोर से लियू रुआन का हाथ हटाकर मुझे अपने पीछे कर लिया। क्या मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी? लुआन ने उन दोनों को साथ खड़ा देखा। उसका दिल भले ही मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरे लिए वह आखिर मुड़कर चली गई। गुई ने नीचे झुककर मुझे देखा। तुम ठीक हो? क्या तुम वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहोगे? मैंने सिर हिलाया और उसके सहारे खड़ा हो गया। पिछले कुछ दिनों की थकान और अभी की बहस ने मुझे कमजोर कर दिया था। तभी चाइना से न्यूज गुआंगकी के फोन पर आई। उसने पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने फोन मुझे दे दिया। वहां पब्लिक ओपिनियन भड़क चुका था। लिनरन ने पकड़े जाने से पहले जो फेक पोस्ट डाली थी वह वायरल हो गई थी। जो लोग सच नहीं जानते थे वे मुझे गालियां दे रहे थे कि मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स फेक किए, कि मैंने किसी और की जगह छीनकर विदेश में पढ़ाई की, कि मेरी अचीवमेंट्स ग्वांगची के सहारे ऊपर चढ़ने से मिली हैं। हा हा हा, इसलिए इसे इतना अच्छा स्कूल मिला। कनेक्शन से गुस्सा है। ये चाइनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए शर्म की बात है। क्या एकेडेमिया भी इतनी गंदी है? ऐसे आदमी को जो औरत के सहारे ऊपर चढ़ता है निकाल देना चाहिए। उन कठोर कमेंट्स को देखकर मैं उल्टा शांत हो गया। ग्वांगची का चेहरा सख्त था। उसने तय किया कि वह अफवाह फैलाने वाले को सजा दिलाएगी। उसने तुरंत अपनी लीगल टीम से कांटेक्ट किया और पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया। नानली चेन की टैलेंट सबके सामने है। कनेक्शंस पर निर्भर होने की बात पूरी तरह झूठ है। मैं अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। मैंने भी सोशल मीडिया पर लिनरान के एप्लीकेशन बदलने के स्क्रीनशॉट्स डाल दिए। स्कूल के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लिनरान के दोस्त की डायरी और उसके पोस्ट्स जिनमें वह जानबूझकर मुझे प्रोवोक करता था। मैं असल में चाइना में सिंगुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था, लेकिन लिनरान ने मेरा पासवर्ड चुराकर मेरा एप्लीकेशन जूनियर कॉलेज में बदल दिया। इसलिए मुझे मजबूर होकर विदेश जाना पड़ा। फिर मैंने अपनी थीसिस भी शेयर की। सॉलिड प्रूफ के साथ खुद को साबित किया। पब्लिक ओपिनियन तुरंत पलट गया। नेटाइजन्स मुझसे माफी मांगने लगे और लिनरान को कोसने लगे। तो असली चालबाज ये लिनरान है। सुना है लिनरान गरीब स्टूडेंट है। नान लेचेन ने उसकी मदद भी की थी, फिर भी उसने ऐसा किया। ऐसे लोग असली शैतान होते हैं। इसे जेल भेजना चाहिए। जब लियू रुयान ने विदेश से यह खबर देखी, वह अपनी कार में बैठी मेरे डॉर्मेटोरी की खिड़की को घूर रही थी। लिनरान की हरकतें देखकर उसका खून खौल उठा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। ग्वांगची को मेरे लिए सब संभालते और मेरे चेहरे पर उसके साथ मिली शांति को देखकर उसके दिल में गहरा पछतावा भर गया। वह उसे अंदर तक खा रहा था। घर चलो, उसने अचानक ड्राइवर से कहा। उसकी आंखों में जिद और गुस्से की आग घूम रही थी। चूंकि लिनरान सुधरने को तैयार नहीं है, तो वह वापस जाकर उसे दिखाएगी कि उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जब लू रुआन देश लौटी तब बारिश हो रही थी। बेजिंग की बारिश में देर शरद की ठंडी नमी थी, जो ल्यू फैमिली मैनर की फ्रेंच विंडोज पर टप टप गिर रही थी। लू रुयन ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला। तेज शराब की गंध बिखरे हुए परफ्यूम के साथ मिलकर उसके चेहरे पर आ लगी। महंगे क्रिस्टल शैंडलियर का सिर्फ बेस बचा था। वेलवेट कारपेट रेड वाइन से दागदार था। दीवार पर लगी ऑयल पेंटिंग टुकड़ों में कटी हुई थी। ये सब लिनरान की करतूत थी जब उसे बंद किया गया था। वह कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से चिपके हुए। जैसे ही उसने लू रुयान को अंदर आते देखा, उसकी आंखों में पहले खुशी चमकी, लेकिन तुरंत ही वह जहरीली नफरत में बदल गई। लियू रुयान, आखिर तुम वापस आ ही गई। क्या नी चेन ने तुम्हें फिर छोड़ दिया, इसलिए तुम मेरे पास लौट आई? चुप रहो। लू रुयन की आवाज खिड़की के बाहर की बारिश से भी ठंडी थी। वह झुकी और जमीन से फोन उठाया। स्क्रीन पर अब भी लिनरान की पोस्ट का स्क्रीनशॉट था। उसमें मेरी और ग्वांगची की फोटो थी। नीचे घटिया कैप्शन लिखा था। उसके नीचे सच से अनजान लोगों की गालियां भरी हुई थीं। ये तुमने किया है। ये सवाल नहीं था, बल्कि एक ठोस बयान था। उसकी उंगलियां फोन को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि वह चरमराने लगा। लिनरान उसकी आंखों की क्रूरता से डर गया, लेकिन फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तो क्या अगर मैंने किया? उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों नहीं कर सकता? लियू रुआन लगभग अपना होश खो बैठी। बिना कुछ कहे उसने सीधे बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उसे बालों से पकड़कर बेसमेंट में घसीट ले जाओ। लिनरान चीखता और छटपटाता रहा। उसके नाखून बॉडीगार्ड की बांह पर खरोंच डाल रहे थे, लेकिन फिर भी उसे उस ठंडे नम कमरे में घसीट लिया गया। छपाक।
बर्फ जैसा ठंडा पानी उसकी सिर पर उड़ेला गया। लिनरान तुरंत मछली की तरह कांपने लगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह बोल भी नहीं पा रहा था। बर्फीला पानी उसके बालों से होकर उसके कॉलर में घुस गया, हड्डियों तक ठंड पहुंचा रहा था। अब थोड़ा होश में आई लियू रुयान उसके सामने झुककर बैठ गई। उसकी नजर जहरीले खंजर जैसी थी। फिर उसका चेहरा और कठोर हो गया। उसने लिनरान को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे ये हाथ क्या सिर्फ ऐसे गंदे काम करने के लिए ही हैं? एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि उसकी हड्डियां टूटने जैसी लगीं। पहले तुमने चुपके से लाई चेन का एप्लीकेशन बदल दिया, उसका भविष्य बर्बाद किया। अब तुम झूठ फैलाकर उसकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हो। लिनरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी गुस्से को देखकर लिनरान आखिर डर गया। उसने सीधा उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। आंसू और ठंडा पानी उसके चेहरे पर मिलकर बह रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द भी नहीं निकल रहे थे। लियू रुयान, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत था, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें छोड़ दूं? लियू रुयान हंसी, लेकिन उसकी हंसी में जरा भी गर्माहट नहीं थी। तो ली चेन को पहले किसने छोड़ा था? वह खड़ी हो गई और दरवाजे पर खड़े गार्ड को ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसके हाथ तोड़ दो। ये देखकर कि वह सच में गंभीर है, लिनरान डर से चीख उठा और पीछे हटने लगा। लियू रुयान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत चोट पहुंचाओ। बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक ने आगे बढ़कर लिनरान के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। दूसरे ने पास रखा आयरन रॉड उठा लिया। दो जोरदार क्रैकिंग की आवाज गूंजी। हड्डियां टूटने की साफ आवाज बेसमेंट में गूंज उठी। लिनरान दर्द से चीख उठा। उसकी दोनों कलाई अजीब कोण पर मुड़ गई थी। लियूयान वहीं खड़ी रही, उसे जमीन पर तड़पते और चिल्लाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में जरा भी भाव नहीं था। उसने सोचा कि इन्हीं हाथों ने मेरा एप्लीकेशन बदला था, इन्हीं से उसने मेरे खिलाफ झूठ लिखा था और उसी के लिए उसने खुद अपने हाथों से मुझे दूर धकेल दिया था। उसके दिल की आग और भड़क उठी। ये अभी भी काफी नहीं है। उसकी आवाज ठंडी थी, इसे और मारो। बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी आदेश का पालन करते हुए अपने हाथों में पकड़ी रॉड्स को ऊंचा उठा लिया। भारी आवाजें और लिनरैन की चीखें खाली बेसमेंट में गूंजती रहीं, जब तक उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। वह जमीन पर टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ा था। अचानक उसने ताजा खून की एक उल्टी कर दी। लियू रुअन बिना एक बार पीछे देखे मुड़कर चली गई। उसके पीछे लिनरान की दर्द भरी चीखें और बॉडीगार्ड्स के बेरहमी से मारने की आवाजें गूंज रही थीं। वह सीधा चिंगबे यूनिवर्सिटी पहुंची और लिनरन द्वारा एप्लीकेशन बदलने के सबूत, बाहर के लोगों के साथ उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और उसके फैलाए झूठे रूमर्स के स्क्रीनशॉट्स प्रिंसिपल के सामने रख दिए। मैं मांग करती हूं कि लिनरान को एक्सपेल किया जाए और उसके सभी कृत्यों को पब्लिक किया जाए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दबाव था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। अगर स्कूल ने इसे हैंडल नहीं किया तो मैं इसे हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ला दूंगी। प्रिंसिपल ने सबूत देखे, फिर लियू रुयांग की ठंडी आंखों को देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। स्कूल गेट से बाहर निकलते समय अब भी बारिश हो रही थी। लियू रुयान ने आसमान की ओर देखा। बदला लेने के बाद भी उसके दिल में कोई संतोष नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। उसने लिनरन को खत्म कर दिया था, लेकिन वह मुझे वापस नहीं ला सका। ठीक उसी तरह जैसे बीजिंग की यह बारिश चाहे जितनी ठंडी और भारी हो, उसके दिल के पछतावे को बुझा नहीं सकती थी, न ही उस दिल को गर्म कर सकती थी जिसे उसने खुद गहराई से चोट पहुंचाई थी। इंटरनेट पर उठी आंधी धीरे धीरे शांत हो गई। मेरे खिलाफ की गई गालियां करेक्शंस में दब गईं। उनकी जगह मेरी एकेडमिक एबिलिटीज की तारीफ ने ले ली, लेकिन वह गालियों की लहर मेरे दिल पर एक पतली बर्फ की परत की तरह जम गई, जो कभी पिघली नहीं। मैं लैब में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट को खाली नजरों से देख रहा था। मेरी उंगलियां अनजाने में कीबोर्ड पर चल रही थीं। मुझे पता भी नहीं चला कि ग्वेंगी कब अंदर आई। उसने मेरे पास एक कप हॉट कोको रख दिया। उस कप की गर्माहट मेरी हथेली में फैल गई। मैंने ऊपर देखा और मजबूरी में मुस्कुराया। कुछ नहीं। ग्वांगसी ने मेरी आंखों की थकान पहचान ली। उसने कुछ नहीं पूछा, वह बस बाहर जाकर एक कॉल करने लगी। जब वह वापस आई, उसके हाथ में वार्म वाटर था। मैंने तुम्हारे लिए 1 हफ्ते की लीव ले ली है, मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ। ऐसे ही, बिना जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं ग्वांगची के साथ चल पड़ा। प्लेन स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों में उतरा। सूरज की रोशनी में पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। मैं लेक के पास खड़ा था, दूर बर्फीली चोटियों को गहरे नीले पानी में झलकते हुए देख रहा था। पिछले कुछ दिनों का दबाव ठंडी हवा के साथ जैसे आधा उड़ गया। मेरे पेरेंट्स यहाँ सेटल्ड हैं, वे तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं। ग्वांगची ने मेरे बिखरे हुए स्कार्फ को ठीक किया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वह कोई साधारण बात कह रही हो। गू फैमिली की विला पहाड़ी ढलान पर बनी थी। यार्ड में लैवेंडर के फूल लगे थे। जैसे ही उसके पेरेंट्स ने मुझे देखा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, खुशी से भरे हुए। हम ग्वांगची से तुम्हारे बारे में सुनते आए हैं। इस लड़की ने कभी किसी लड़के को घर नहीं लाया, बस हमेशा लैब में लगी रहती है। फादर गू ने हंसते हुए मुझे हॉट ब्लैक टी दिया
ये लड़की तो ग्रेड्स ऐसे स्किप करती थी जैसे कुछ हो ही नहीं। लोग इसे जीनियस स्कॉलर कहते हैं। 30 की उम्र में प्रोफेसर बन गई, लेकिन रोमांस के मामले में बिल्कुल लकड़ी की तरह है। अपने पेरेंट्स की टीजिंग सुनकर हमेशा शांत रहने वाली ग्वांगची के कानों के सिरे लाल हो गए। ये देखकर मैं हल्का मुस्कुरा दिया। ग्वांगची के पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सारे चाइनीज डिशेस बनाए। डिनर टेबल पर मदर गू लगातार मेरी प्लेट में खाना डालती रही। ग्वांगची के बचपन की मजेदार बातें सुनाती रही, जबकि फादर गू मुझसे एंशिएंट आर्किटेक्चर प्रिजर्वेशन पर बात कर रहे थे। वह गर्मजोशी भरा माहौल दिल को सुकून दे रहा था। ये एक ऐसी शांति और अपनापन था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वहाँ कोई सावधानी भरी नजरें नहीं थीं, कोई छुपी हुई गणनाएं नहीं थीं, सिर्फ सच्ची दया और अपनापन था। शाम को ग्वांगची ने कहा कि वह खाना खाने के बाद टहलना चाहती है और मुझे पहाड़ी रास्ते पर सितारे देखने ले गई। रात हो चुकी थी। आसमान में तारे बिखरे हुए हीरों की तरह चमक रहे थे। मिल्की वे साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हों। पहाड़ की हवा मेरे बालों को छू रही थी, जिसमें घास और पेड़ों की खुशबू थी। लाई चेन। ग्वांगची अचानक रुक गई और मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में सितारों से भी ज्यादा चमक थी। यह जो समय हमने साथ बिताया है मेरे लिए बहुत कीमती रहा है। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारी एकेडमिक पार्टनर भी नहीं रहना चाहती। वह एक पल रुकी। खामोशी ने मेरी धड़कन तेज कर दी। मैं वह बनना चाहती हूँ जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चले। हर सुबह तुम्हें देखूं, हर रिसर्च तुम्हारे साथ पूरा करूं, दुनिया की हर जगह तुम्हारे साथ देखूं। मेरा दिल एक पल को रुक गया। लैब में दी गई उसकी किताब, बारिश में अम्ब्रेला लेकर खड़ी उसकी परछाई, आर्ट एग्जीबिशन में उसकी मुस्कान, बीमारी में उसका ख्याल, उसकी हर नरमी मेरे दिल में एक नदी की तरह बह गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। मेरी आवाज हल्की भरी हुई थी, लेकिन साफ थी। ठीक है। ग्वांगची एक पल के लिए चौंकी, फिर उसकी आंखों में अपार खुशी भर गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास खींच लिया, जैसे कोई अनमोल चीज पकड़ रही हो। थैंक यू ली चेन, उसने धीरे से कहा। हम एक दूसरे को ऐसे थामे रहे जैसे खोया हुआ समय पूरा कर रहे हों। पहाड़ी हवा लैवेंडर की खुशबू लेकर गुजर रही थी और ऊपर सितारे चमक रहे थे। 4 साल बाद मैं अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में था। उस दिन ऑडिटोरियम में धूप कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रेड कारपेट पर चमक रही थी। मैं ग्रेजुएशन गाउन पहनकर पोडियम पर खड़ा था, वैलेडिक्टोरियन के रूप में। आखिर में मैं खास तौर पर प्रोफेसर ग्वांगची का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी आवाज स्पष्ट थी। मेरी नजर ग्वांगची पर टिक गई, जो शांति से मुझे देख रही थी। मैं सिर्फ उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया कि एक अच्छा रिश्ता सैक्रिफाइस या डिपेंडेंस नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर की तरह होता है जो साथ मिलकर कुछ बनाता है। ऑडियंस तालियों से गूंज उठा। ग्वांगची सामने की पंक्ति में बैठी थी। एक एलिगेंट सूट में उसकी मुस्कान चमक रही थी। उसके हाथ में एक सिल्वर रिंग थी जिस पर गैलेक्सी उकेरी हुई थी, एक ग्रेजुएशन गिफ्ट जिसे उसने 3 रात जागकर बनाया था। मैं स्टेज से नीचे उतरा। वह आगे आई। डिप्लोमा लेते हुए उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। भीड़ के बीच उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। लियू रुयान थोड़ी अलग सी लग रही थी। वह एक पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आई थी, लेकिन जैसे बाहर की हो। वह मुझे और ग्वांगची को साथ खड़े देख रही थी, स्पॉटलाइट के नीचे। जब मैं मुस्कुराया, मेरी आंखों का भाव उसकी यादों के लड़के जैसा भी था और अलग भी। सेरेमनी खत्म हुआ। लोग धीरे धीरे जाने लगे। लिरू यान ने हमें रोका। वह साफ सुथरे सूट में थी, लेकिन उसकी आंखों की थकान छुप नहीं रही थी। ली चेन, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, बिना किसी गुस्से के, सिर्फ दूरी के साथ। धन्यवाद। मुझे भी उम्मीद है कि तुम अपनी खुशी ढूंढोगी। लू रू यान ने सिर हिलाया। उसकी नजर मुझसे हटकर ग्वांगची पर गई। वह हमेशा की तरह मेरे पास खड़ी थी, मुझे प्रोटेक्ट करते हुए। उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। लियू रू यान हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसने सब छोड़ दिया हो। वह मुड़ी और जाने लगी। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। ग्वांगची हल्का सा उचक कर मेरे गाल पर एक नरम किस कर रही थी। धूप हमारी जुड़ी हुई उंगलियों पर चमक रही थी। गुई ने धीरे से एंगेजमेंट रिंग मेरी रिंग फिंगर में पहनाई। वह बिल्कुल परफेक्टली फिट थी। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक नरम मुस्कान थी। मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया और प्यार से उसके कंधे पर सिर टिका दिया। उसी पल ली रू यान वहीं जड़ होकर रह गई। हमें इसका एहसास भी नहीं हुआ। हमारे पीछे खड़ी वह बस दूर से देख रही थी, जबकि हम किसी आम कपल की तरह खुश थे। हम बिना किसी की परवाह किए वहां से चले गए। ली रू यान दूर खड़ी रह गई, स्तब्ध। उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे कोई उसे काट रहा हो। उसके दिल का घाव अब तेज दर्द नहीं था, बल्कि एक खाली सुन्न पीड़ा थी। उसे आखिर समझ आ गया कि मैंने सच में अपनी खुशी पा ली है और उस खुशी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वह देखती रही जब मैंने ग्वांगची की कमर के चारों ओर हाथ रखा और हम एक दूसरे का सहारा लेते हुए आगे बढ़े। मैंने मुस्कुराकर ग्वेंगी को हल्का सा थपथपाया। वह एक सहज गहरा अपनापन था, जब तक कि हम कॉरिडोर के अंत में गायब नहीं हो गए। लियोरू यन ने धीरे से अपने हाथ उठाकर चेहरा ढक लिया। गर्म आंसू उसकी उंगलियों के बीच से फिसलकर जमीन पर गिर गए, एक गहरा दाग बनाते हुए।
दूर कहीं चर्च बेल्स की आवाज गूंज रही थी, लंबी, गंभीर, जैसे उसकी 10 साल की जिद का अंत हो गया हो। लियू रुअन ने आखिरकार छोड़ देना सीख लिया। मेरी खुशी देखने के बाद वह वापस देश लौट आई। बीगन की सर्दी बहुत ठंडी थी। लियू रुअन ने खुद को खाली विला में बंद कर लिया और लगातार शराब पीती रही। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। लिविंग रूम में खाली वाइन बॉटल्स बिखरी पड़ी थीं। महंगा कारपेट सिगरेट के जलने से जगह जगह से खराब हो चुका था। वह सोफा पर फैली पड़ी थी। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे और उसकी लाल आंखों में टूटी हुई रोशनी झलक रही थी। तुम बेकार हो। फादर लू दरवाजा तोड़कर अंदर आए। ये सब देखकर वह गुस्से से कांप उठे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस लिन रैन के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब नानी चेन चला गया और तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। पछताने से क्या फायदा? मदर लू ने अपनी आंसुओं भरी आंखें पोंछी। वह लड़का बचपन से तुम्हारे साथ था, तुमने ही उसे दूर कर दिया। लू रियन ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और दर्द से रोने लगी। जब उसके पेरेंट्स चले गए, विला फिर से खामोशी में डूब गया। आधी रात को एक परछाई चुपके से पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। वह लिन रैन था। उसका शरीर घायल था, वह लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी कलाई टूटी हुई थी, स्लिंग में बंधी हुई। उसका चेहरा चोटों से भरा था। लियू रुआन ने उसके हाथ पैर तुड़वाने के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था, जहां से वह साइबर बुलिंग के बाद भाग निकला था। उसके हाथ में एक जंग लगा फ्रूट नाइफ था। लिविंग रूम में शराब की तेज गंध फैली हुई थी। लू रुयान कॉफी टेबल पर झुकी हुई थी, बड़बड़ा रही थी। ली चेन, मत जाओ, मुझे माफ कर दो। उसने सिर उठाया। उसकी नशे में डूबी आंखों ने लिन रैन को देखा और वह अचानक हंस पड़ी। इतना हंसी कि आंसू बहने लगे। ली चेन, तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी, उसे गले लगाने की कोशिश करते हुए, लगातार बड़बड़ाते हुए। ली चेन, मुझसे गलती हो गई, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। लिन रैन उसके कसकर पकड़ने पर कांप उठा। उसे ली चेन कहते सुनकर उसके अंदर की दबाई हुई जलन और नफरत फट पड़ी। मैं ली चेन नहीं हूं, वह चिल्लाया और उसे धक्का दिया। उसके हाथ का चाकू सीधे उसके सीने में धंस गया। लियू रुयान की मुस्कान वहीं जम गई। उसने नीचे देखा, चाकू उसके सीने में था। ताजा खून बहकर उसकी सफेद शर्ट को लाल कर रहा था। उसे जैसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वह बस लिन रैन को खाली नजरों से देखती रही। उसके होंठ हिले। ली चेन, लिन रैन पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने चाकू खींचा और फिर जोर से वार किया। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पाएगा। खून उसके चेहरे पर फैल गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने शराब में भीगी कॉटन को आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी, कर्टन्स और कारपेट तक फैल गई। लू रुयान, चलो नरक में साथ चलते हैं। वह आग के पास बैठकर पागलों की तरह हंस रहा था। लपटों ने पूरे विला को घेर लिया। धुआं हर तरफ फैल गया। लियू रुआन जमीन पर पड़ी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी धुंधली नजरों में मेरा चेहरा फिर से उभर आया। वह चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे खड़ा था, मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। लाई चेन, उसने अपनी आखिरी ताकत से धीरे से उसका नाम पुकारा। उसके होंठों पर एक हल्की सी राहत भरी मुस्कान आई और फिर उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के सायरन्स ने रात की खामोशी को चीर दिया। विला आग के समंदर में डूब चुका था। लिन रैन को मलबे से निकालकर पुलिस ने पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, फिर भी वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वह मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। नन ली चेन, मैं आखिर जीत गया। उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। पुलिस कार में बैठकर वह जलते हुए विला को खाली नजरों से देखता रहा। दूसरी तरफ खून से लथपथ लियू रुयान को बाहर निकाला गया। पैरामेडिक्स ने सीपीआर किया। तब पता चला कि वह अभी भी मुश्किल से सांस ले रही है। उसे तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। यह कहानी जो जुनून से शुरू हुई थी और विनाश पर खत्म हुई, आखिरकार एक दुखद अंत तक पहुंच गई। जब मुझे मदर नोम का फोन आया, मैं ग्वांगची के साथ एग्जीबिशन की लिस्ट देख रहा था। फोन पर मेरी माँ की आवाज में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। लिन रैन को जेल भेज दिया गया है और लू रुयान, वह नहीं रही। लिन रैन के हमले के बाद वह आग में मर गई। मेरा हाथ रुक गया। पेन की निब से कागज पर काली स्याही फैल गई। बाहर धूप थी, लेकिन मेरे अंदर ठंड सी फैल गई। वह लड़की जो बचपन से मेरे साथ थी, जिसे मैंने कभी प्यार किया, कभी नफरत की और आखिर छोड़ दिया, वह इतनी दुखद तरह से मेरी जिंदगी से चली गई। क्या तुम वापस जाकर देखना चाहोगे? ग्वांगची ने मेरा हाथ हल्के से दबाया। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। चलते हैं, आखिरी विदाई के लिए। ल्यू फैमिली विला के खंडहर अब भी पुलिस टेप से घिरे थे। फादर ल्यू के बाल एक रात में सफेद हो गए थे। मदर लू मेमोरियल ऑल्टर के सामने बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही वह कुछ बोल नहीं पाई। मदर नाम ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, लियू रुआन 7 दिन आईसीयू में रही, लेकिन बच नहीं पाई। मेमोरियल सर्विस में मदर लिया के बाल और सफेद हो चुके थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए कहा, मरने से पहले वह तुम्हारा नाम ही लेती रही। मैं कॉफिन के सामने खड़ा था, उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को देख रहा था। 17 साल की उम्र वाली, सफेद शर्ट में, चमकती मुस्कान के साथ। ग्वांगची मेरे साथ खड़ी थी, कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ थामे रही।
हम दोनों ने सफेद क्रिसैंथेमम्स के बुके रखे। दिल में कोई तीखा दर्द नहीं था, सिर्फ एक शांत एहसास कि सब खत्म हो चुका है। मेमोरियल के बाद मैंने उसके पेरेंट्स को झुककर कहा, अपना ख्याल रखिए, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा था। बर्लिन लौटने के बाद ग्वांगची ने कुछ नहीं पूछा। वह बस मेरे साथ समुद्र किनारे टहलती रही। समुद्री हवा मेरे बालों को छू रही थी। उसने पीछे से मुझे गले लगाया। सब खत्म हो गया है। मैं उसके सहारे झुक गया और सिर हिलाया। हाँ, सब खत्म हो गया। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। ग्वांगची के साथ मेरा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट इंटरनेशनल अवार्ड जीत गया। मेरा नाम जर्नल्स में आने लगा। दोनों फैमिलीज अक्सर मिलती। मदर गू मुझे स्विस पेस्ट्रीज बनाना सिखाती, फादर नॉम और फादर गू बिजनेस और टी पर बातें करते। 3 साल बाद स्प्रिंग में हमने सेन रिवर के पास एक छोटे चर्च में शादी की। सादा सेरेमोनी थी, सिर्फ करीबी लोग थे। मैं सिंपल सूट में खड़ा था। मेरी चेस्ट पर ग्वांगसी की उगाई रेड रोज लगी थी, उस औरत का इंतजार करते हुए जिसकी आंखें हमेशा नरम रहती थीं। सेरेमोनी के बीच में एक लॉयर आया और एक बॉक्स दिया, कहते हुए कि यह लूरू यान की आखिरी इच्छा थी जो मेरी शादी के दिन देना था। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक बैंक कार्ड और एक छोटा नोट था। ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। उसके अलावा एक टाई भी थी जो बार बार धुलने से फीकी पड़ चुकी थी। वह मेरा 18th बर्थडे गिफ्ट था। लीन ने आधे साल तक अपना अलाउंस बचाकर उसे खरीदा था। उस समय मैंने शिकायत की थी कि उसका कलर बहुत ऑड है और मैंने उसे सिर्फ एक बार पहना था। टाई के नीचे एक कागज था। वह लू रियान की उलझी हुई हैंडराइटिंग थी, मेरे लड़के के लिए। वह हमेशा धूप में जिए। मैंने टाई उठाकर उसे देखा। कपड़ा थोड़ा घिसा हुआ था, लेकिन उसमें अब भी हल्की धूप की खुशबू थी। मैंने बॉक्स ग्वांगची को दे दिया। मेरी आवाज शांत थी, इसे रख दो, अतीत अब अतीत है। ग्वांगची ने बॉक्स लेकर पास के रैक पर रख दिया। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी गर्माहट स्थिर और भरोसेमंद थी। जब प्रीस्ट ने हमें मैरिड घोषित किया, चर्च बेल्स बज उठीं। स्टेन्ड ग्लास से धूप अंदर आई। हमारी जुड़ी हुई उंगलियों पर छोटे छोटे रोशनी के धब्बे पड़ने लगे। मैंने ऊपर ग्वांगची की ओर देखा। उसकी आंखों की मुस्कान जैसे पूरा आसमान समेटे हुए थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और साथ साथ चर्च से बाहर निकल गए। बाहर की हवा में फूलों की खुशबू थी। दूर सेन रिवर चमक रही थी, जैसे हमारे लिए एक लंबा उज्ज्वल रास्ता बिछा रही हो। अतीत का प्यार, नफरत और जुनून आखिरकार समय की नरम धारा में शांत हो गया।